ठीक है, बिकॉज लास्ट क्लास में थ्योरी तो कंप्लीट हो गई थी, बट थोड़ा सा लेक्चर फास्ट हो गया था वो, तो उसको कंपनसेट करेंगे ना कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे प्रॉब्लम करने से। और ये सब, तो पहला प्रॉब्लम ये देखो, अल्टरनेटिंग सर्किट्स का फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन जो देखो, आप इसको करो, है ना। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट द वोल्टेज, रीड कर सकते हो, द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस 60 वोल्ट, कैपेसिटर का 30 वोल्ट और रेजिस्टेंस का 40 वोल्ट। एंड उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें कि सप्लाई वोल्टेज कितना होगा, फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड सप्लाई क्या होगा, और ऐसे ही वोल्टेज अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन, वोल्टेज अक्रॉस आरसी कॉम्बिनेशन। एंड ये बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है सप्लाइड ईएमएफ की वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है या फिर ज्यादा है। तो कुल मिला के 4-5 क्वेश्चंस हैं, और इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक लाइन की है कि वो इन तीनों के वोल्टेजेस दे रखे हैं आपको, इंडक्टेंस का वोल्टेज, कैपेसिटेंस का वोल्टेज और रेजिस्टेंस का वोल्टेज, ये तीन दे रखे हैं हमें बस। तो देखो इसको कैसे करना है, इसका आंसर कैसे लाओगे। ठीक है, देखो इसका आंसर कैसे लाएंगे जी कृष्णा जी, पहला आंसर। ठीक है, बाकी देखते हैं फर्स्ट पार्ट के अलावा रिमेनिंग आंसर्स जो हैं, आई मीन कि क्या होगा। सो देखो इसका कंसेप्ट क्या है ना, कैसे सॉल्व करना है इसको, देखो कंसेप्ट देखिए। तो इसका कंसेप्ट ये है, देखो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है, सीरीज एलसीआर में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड 30, ये सब कुछ है। तो इसका कंसेप्ट ये है, सीरीज में अगर हम बात करते हैं ना, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, तो मान लिया इंडक्टर हो गया प्लस कैपेसिटेंस हो गया एंड प्लस रेजिस्टेंस, और कनेक्ट किया गया इसको ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ में, ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग लगा रहे हो यहाँ पर। और इसका सप्लाई मान लें वी है, इसको वी एस फॉर द सप्लाई, वी एस सप्लाई वोल्टेज है। और इंडक्टर के वोल्टेज को वी एल से डिनोट करेंगे, कैपेसिटर के वोल्टेज को वी सी से डिनोट करें, रेजिस्टेंस के वोल्टेज को वी आर से डिनोट करते हैं। इनके वोल्टेजेस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के, इन सब में हमें एक चीज कॉमन है कि यहाँ पर ये कहा गया था कि जो आप इक्वेशंस लगाओगे, आई मीन क्योंकि सब में करंट तो सेम ही फ्लो करेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन होने की वजह से इन सब के अंदर करंट की वैल्यू सेम चलेगी। तो लॉजिक और रीजनिंग पार्ट इसका क्या है, पहले वो देख लेते हैं, रीजनिंग क्या इसमें इन्वॉल्व हो रही है। सो रीजनिंग सबसे पहले ये है कि आपको जो करंट मिलेगा वो एक ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, ऑसिलेटिंग करंट। तो करंट को हम ऐसे लिखेंगे, मैक्सिमम करंट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, और कुछ फेज डिफरेंस होगा उसका, जो भी प्लस या माइनस जो कुछ भी होगा, प्लस माइनस जो कुछ भी फेज डिफरेंस होगा, बट कुछ फेज डिफरेंस होगा, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, जो भी हो, बट फिलहाल ये होगा। सो रीजनिंग ये कहता है कि करंट की ये इक्वेशन आ जाएगी, और जब करंट की ये इक्वेशन आएगी तो एक स्टेप आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, अगर पुराना कंसेप्ट याद है तो ठीक है, अदरवाइज एक काम और कर सकते हो आप। जब करंट सॉल्व हो जाएगा तो आई मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस करके आप वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, यानी कि वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू सीधा सीधा ओम्स लॉ फॉलो करेंगे और आई इंटू आर करके निकालेंगे, तो वो बेसिकली आई नॉट इंटू कैपिटल आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस 5, ये है। वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर निकालने के लिए आप चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय सी करोगे, और चार्ज क्यू फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी करोगे। अगर आपको पहले के फॉर्मूले नहीं याद है तो भी किए जा सकते हैं फंडामेंटल से, कि क्यू बाई सी, और चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, और इंटीग्रेट करेंगे इस आई को, ये जो आई यहाँ पर सॉल्व किया गया इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस करंट को यहाँ से इंटीग्रेट कर लो, और करंट को आप इंटीग्रेट कर लो। अगर पहले का रिजल्ट याद है तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट याद होता है तो वेल एंड गुड, और नहीं याद है तो फिर आप ये सब काम करो, इंटीग्रेट करो उसको। तो मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करने के बाद वाला रिजल्ट पुट कर दे रहा हूँ, इसको डायरेक्टली आंसर कर दे रहा हूँ कि इंटीग्रेट करने के बाद क्या बनेगा ये। ठीक है, तो ये बन जाना है आई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू सी, आई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा सी इंटू, और वो हो जाएगा यहाँ पर कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 5। ये आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको, ये इंटीग्रेट करके कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस 5। ठीक है, हाँ, माइनस भी आएगा एक, माइनस भी एक नेगेटिव साइन भी आएगा। और ऐसे ही इंडक्टर का वोल्टेज निकालने के लिए हम फंडामेंटली एल इंटू डी आई बाई डी टी लगाएंगे, फंडामेंटल रिजल्ट होगा एल डी आई बाई डी टी। तो उसके लिए भी हम करंट को डिफरेंशिएट करेंगे, करंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पर ओमेगा एल इंटू आई नॉट, और डिफरेंशिएट करके वो कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस
फाई, ये हो गया कुल मिला के। तो ये इसका रीजनिंग पार्ट है, मतलब एक बार रीजनिंग समझा दे रहे हैं, बट आगे के क्वेश्चन में रीजनिंग हम बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे, और यहीं से इसको आप अपना कंसेप्ट बिल्डअप करिए। कंसेप्ट बिल्डिंग आप यहाँ से कर लो फर्स्ट एग्जाम्पल में, आगे के क्वेश्चन में इनको हम डायरेक्ट फॉलो करने जा रहे हैं। अगर मैं इन तीनों वोल्टेजेस को ऐड करूं, तीनों के वोल्टेजेस को, तो हम ये कहेंगे कि सम ऑफ ऑल थ्री, इन तीनों का सम कर दें, और ये वाला सम जो होगा वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। तो सप्लाइड वोल्टेज Vs इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करेंगे। एक काम कर रहा हूं मैं यहाँ पर ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव को टेम्पररी थीटा से डिनोट करने जा रहा हूं मैं इसको, थीटा से। तो वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस आप लिखोगे तो ये हो गया आई नॉट आर इंटू साइन थीटा। वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर लिखेंगे तो वो माइनस में है पहली बात, तो ये माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा सी इंटू कॉस ऑफ थीटा। और प्लस इंडक्टर का वोल्टेज जब लिखेंगे तो वो ओमेगा एल इंटू आई नॉट है, ओमेगा एल इंटू आई नॉट, एंड देन उसमें भी कॉस ऑफ थीटा है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगाओगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कि लेफ्ट साइड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और राइट साइड की मैक्सिमम वैल्यू। तो आपके क्वेश्चन में ये जो वोल्टेजेस दिए हैं ना आपको, 60 वोल्ट, 30 वोल्ट और ये 40 वोल्ट, ये बेसिकली इनकी वैल्यूज दी गई है। आई नॉट इंटू आर की वैल्यू, आई नॉट इंटू आर की वैल्यू तुमको दी गई है यहाँ पर रेजिस्टेंस वाले वोल्टेज में, यानी ये गिवन है आपको 40। यहाँ पर आई नॉट इंटू ये 1/ωc, मतलब कि कैपेसिटर की वोल्टेज का हाईएस्ट वैल्यू जो बन रहा है यहाँ पर, कैपेसिटर की वोल्टेज का ये जो हाईएस्ट वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग रीडिंग आई है, और ये रीडिंग आपको दी गई है यहाँ पर 30 वोल्ट, ये वैल्यू 30 है। और यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है ये ओमेगा एल इंटू आई नॉट वाली, यानी कि इंडक्टर के वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू जिसको कह सकते हो आप, ओमेगा एल आई नॉट, ये वैल्यू तुमको दे रखा है यहाँ पर 40 वोल्ट का, नहीं 60 वोल्ट, ये इतना दे रखा है आपको। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड पे तुम्हारा ये सब कुछ आ जाएगा 40 साइन थीटा, और ये -30 कॉस थीटा और +60 कॉस थीटा, -30 कॉस थीटा +60 कॉस थीटा, यानी कुल मिलाकर के +30 कॉस थीटा। अब आप ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगा सकते हो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी। राइट हैंड साइड जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, और उसी को हम अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर देंगे, सप्लाई वोल्टेज का आंसर। कि जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 40 साइन थीटा +30 कॉस थीटा की, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालने पर 50 वोल्ट आ जाएगी ये। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर 50 वोल्ट, फर्स्ट पार्ट का आंसर। यहाँ पर नॉर्मल थ्योरी काम नहीं करेगी आपकी कि तीनों वोल्टेज आप सिंपल तरीके से ऐड कर दो, वो काम नहीं करेगा। 60 + 30 + 40 तीनों ऐड करने से डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, वो 130 पहुंच जाएगा आपका आंसर। 60 + 30 + 40 दैट विल गिव 130, और 130 रॉन्ग आंसर है यहाँ पर। बट ये थोड़ा सा डिटेल्ड था, इसको इसको मैंने डिटेल में किया था। अगर इसको आप वैसे ऑब्जेक्टिवली करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिवली ऐसे देखिए, एक तरीका और है जिसमें क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिवली करोगे। तो ऑब्जेक्टिव करने के लिए क्या करो, थोड़ा सा वेक्टर का कंसेप्ट लगाओ। वेक्टर का कंसेप्ट कैसे लगाएंगे, वेक्टर का कंसेप्ट वो देखो आप, ये न्यूमेरिकल अप्रोच है। अब हम ये मत मान लेना कि हम करंट को वेक्टर दिखाने जा रहे हैं, ये मैं सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका दे रहा हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ, तीनों एलिमेंट्स में एक कॉमन वेक्टर दिखाऊंगा जो करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तीनों एलिमेंट्स में एक कॉमन वेक्टर जो रिप्रेजेंट करेगा करंट को, और वो इसलिए कॉमन है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो तीनों में सेम करंट फ्लो करने वाली है। तो हम तीनों में एक कॉमन वेक्टर दिखा रहे हैं आई, कॉमन वेक्टर आई तीनों में। अब इंडक्टर का वोल्टेज और इंडक्टर का करंट, इंडक्टर का वोल्टेज और इंडक्टर का करंट, उनके बीच में हमें ये पता है कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस चलता है। इंडक्टर के वोल्टेज में और इंडक्टर के करंट में 90 डिग्री फेज डिफरेंस चलता है, और करंट लैग करता है, दैट मीन्स कि वोल्टेज लीड करता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अब वोल्टेजेस के लिए वेक्टर बनाएंगे। वोल्टेजेस के लिए वेक्टर, इंडक्टर की वोल्टेज का वेक्टर उसके करंट से 90 डिग्री ऊपर दिखाओ, इंडक्टर का वोल्टेज। कैपेसिटर का वोल्टेज उसकी करंट से 90 डिग्री नीचे दिखाओ, और रेजिस्टेंस का वोल्टेज उसकी करंट की डायरेक्शन में दिखाओ। तो ये तीन वोल्टेजेस के वेक्टर है। और इंडक्टर का वोल्टेज यानी कि 60 वोल्ट, तो 60 वोल्ट का एक वेक्टर ऊपर की तरफ, कैपेसिटर का वोल्टेज 30 वोल्ट यानी कि 30 वोल्ट का एक वेक्टर नीचे की तरफ, और रेजिस्टेंस 40 वोल्ट का एक वेक्टर करंट की तरफ। और अब इन वोल्टेजेस को वेक्टर के लॉ के हिसाब से आप ऐड कर दूं। देखिए तीनों में कॉमन करंट दिखाओ बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन है,
और करंट के साथ 90 डिग्री के एंगल पर इंडक्टर का वोल्टेज, करंट के साथ 90 डिग्री के एंगल पर कैपेसिटर का वोल्टेज, एक में लीडिंग और एक में लैगिंग, और रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज जो होगा वो करंट की डायरेक्शन में दिखाना है। इसके बाद इस 60 वोल्ट का ये वेक्टर, 30 वोल्ट का ये वेक्टर और 40 वोल्ट का ये वेक्टर, इनको वेक्टोरियली ऐड कर दें। इन तीनों को वेक्टोरियली ऐड करो, 40, 30 और 60। तो तीनों को जब वेक्टर सम करेंगे, लॉ ऑफ वेक्टर के हिसाब से इनको ऐड करो, तो बेसिकली ये हो गया, एक हॉरिजेंटल वेक्टर बन गया 40 का, एक वर्टिकली ऊपर की तरफ 60 और एक वर्टिकली डाउनवर्ड 30। तो ये लॉ ऑफ वेक्टर यूज करके अपना आंसर जल्दी ला सकते हो, 40, 60 और 30। तो पहले ये 60 और 30 का रिजल्टेंट आ जाएगा, 60 और 30 का रिजल्टेंट, 60 और 30 का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ 30 आएगा, और उसके बाद 30 और 40 का फिर से रिजल्टेंट लाओगे, तो 30 एंड 40 का रिजल्टेंट आपको वेक्टर के अकॉर्डिंग मिल जाएगा 50। यानी कुल मिला करके यहाँ पर आप एक नॉर्मल रूल मत फॉलो करना कि वोल्टेजेस को डायरेक्ट ऐड कर दिया जाए, उसको ऐड करिए बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेक्टर ऐड करिए। वेक्टोरियली आप वेक्टोरियली वोल्टेजेस को ऐड करके अपना आंसर जल्दी ला सकते हो। या फिर ये जो लंबा वाला अप्रोच है कि करंट की इक्वेशन बनाओ, या फिर ये अप्रोच फॉलो करी जाए कि करंट की इक्वेशन लिखी जाए, फिर हम सबको सॉल्व करें और फिर ट्रिग्नोमेट्री फॉलो करें। तो या तो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू सॉल्व करिए या इसको वेक्टर के थ्रू सॉल्व करो। वेक्टर वाला ज्यादा कंफर्टेबल भी होगा, कम टाइम के अंदर सॉल्व हो जाता है और एक्यूरेट भी होता है वो। जैसे कि अब थर्ड पार्ट में अगर आपको आंसर लाना हो, थर्ड पार्ट में, तो थर्ड पार्ट में वो कह रहे हैं कि वोल्टेज अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन। तो आप इसको क्या करना है चाहिए, देखो, आप इंडक्टर का वोल्टेज और कैपेसिटर के वोल्टेज को वेक्टर की तरीके से ऐड कर दो, अकॉर्डिंग टू वेक्टर ऐड करो उसे, स्केलर ऐड नहीं करना है, वेक्टर के अकॉर्डिंग। तो एल और सी के वोल्टेजेस में इंडक्टर का वोल्टेज 60 ऊपर की तरफ है और कैपेसिटर का वोल्टेज 30 नीचे की तरफ है। तो इनको जब ऐड करेंगे वेक्टर के लॉ के अकॉर्डिंग, तो आंसर फॉर थर्ड पार्ट आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये 30 वोल्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको आरसी कॉम्बिनेशन का वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज अक्रॉस द आरसी कॉम्बिनेशन, वोल्टेज अक्रॉस आरसी, तो फिर आप रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस इनके वोल्टेजेस को वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करो। रेजिस्टेंस के वोल्टेज को और कैपेसिटर के वोल्टेज को वेक्टर की तरीके से ऐड करा जाए। तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज 40 हॉरिजॉन्टल साइड पर, कैपेसिटर का वोल्टेज 30 डाउनवर्ड साइड पर, 30 और 40 दोनों 90 डिग्री के एंगल पे है। रिजल्टेंट वेक्टर के हिसाब से लाएंगे अकॉर्डिंग टू वेक्टर, तो ये आंसर आपका बन जाएगा 50 वोल्ट। 50, यही इसका रूल है। इसमें नॉर्मल कन्वेंशन फॉलो नहीं होता है कि उठा करके ऐड कर दें आप, नहीं, आपको ऐड करना है तो वेक्टोरियली ऐड करिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, जस्ट वेक्टोरियली ऐड कर दो इसे। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं कि इज दिस फ्रीक्वेंसी लेस देन और अच्छा, सेकंड पार्ट, फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड सप्लाई, फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड सप्लाई। इसके लिए ना फॉर्मूला याद करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा फेज डिफरेंस का? फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला था वो ये था कि tan phi इक्वल टू, अगर हमको याद हो, एलसीआर सर्किट में, सीरीज एलसीआर में एक्ससी माइनस एक्सएल डिवाइडेड सर बाय, एक्स जी माइनस एक्सएल अपॉन आर। जी सीरीज में, सीरीज वाले की, बिकॉज ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप सीरीज कर रहे हो कि पैरेलल कर रहे हो यहाँ पर। तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, इसके हिसाब से क्या बनना चाहिए, देखिए, अब ये काम करो ना यार, ये जो एक्ससी एक्सएल और ये सब देख रहे हो, आप इसमें एक काम करो, एक्ससी का मतलब होता है 1/ओमेगा सी, इसी में हम एक साथ में आई मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, आई नॉट। एक्सएल का मतलब ओमेगा एल, उसमें आई नॉट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और नीचे आर है उसमें भी आई नॉट मल्टीप्लाई कर दो। तो कुल, और ये जो मैंने सब्जेक्टिव अप्रोच आपको इसलिए दिखाई थी कि एक्चुअल में ये जो आई नॉट अपॉन ओमेगा सी है, आई नॉट बाई ओमेगा सी, इसकी ही वैल्यू को आप कैपेसिटर का वोल्टेज कह रहे हो। आई नॉट बाई ओमेगा सी ही कैपेसिटर का वोल्टेज है, आई नॉट ओमेगा एल इंडक्टर का वोल्टेज है, और आई नॉट इंटू आर रेजिस्टेंस का वोल्टेज है। तो आपको ये आई नॉट आर 40 दिया हुआ है, ये आई नॉट एक्स सी 30 दिया हुआ है, आई नॉट एक्सएल ये 60 दिया हुआ है। तो यही फॉलो कर लीजिए, मतलब कि ये जो वैल्यू है आई नॉट इंटू 1/ओमेगा सी, ये बेसिकली कैपेसिटर का वोल्टेज है, इसको वीसी कह दो, इसको इंडक्टर का वोल्टेज वीएल, और नीचे रेजिस्टेंस का वोल्टेज है वीआर। और अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 30
-60 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 40, क्या बनेगा यार इससे? कितना एंगल बन जाएगा इससे फेज डिफरेंस की वैल्यू? तो माइनस साइन आएगा तो और 30। -30 से तो माइनस मतलब क्या है? नेगेटिव आने का मतलब, फेज डिफरेंस की वैल्यू माइनस में आने का मतलब, फेज डिफरेंस मतलब कि आप जो करंट है वो बेसिकली लैग कर रहा है। आप कह सकते हो कि करंट लैग कर रहा है इसके अंदर, और करंट लैग कर रहा है इसका मतलब हम कौन सी फ्रीक्वेंसी पर है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर है, या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर है, या उससे कम फ्रीक्वेंसी पर है? तो देखिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की कंडीशंस बताई गई थी सीरीज एलसीआर सर्किट में। ये कहा गया था कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है ये तब होती है जब आप ओमेगा इंटू एल बराबर 1/ओमेगा सी करते हो। मतलब अगर आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को फॉलो करते हैं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल और एक्ससी की वैल्यूज बराबर मिलती है हमें। रेजोनेंट पर दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, जितनी वैल्यू एक्सएल की होती है उतनी ही वैल्यू एक्ससी की भी होती है। और वोल्टेज यहां पर इंडक्टर का ज्यादा आ रहा है भाई, ये वैल्यू 60 आ रही है, आई नॉट ओमेगा एल 60 आ रहा है और आई नॉट 1/ओमेगा सी 30 आ रहा है। तो इसका मतलब ओमेगा एल 1/ओमेगा सी से ज्यादा है। क्लियर हो रहा है चीज की? ओमेगा इंटू एल की वैल्यू मोर है 1/ओमेगा सी से, यानी कि जो ओमेगा है वो मोर है 1/√LC से, और 1/√LC रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। दैट मीन्स कि ओमेगा इज मोर देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यही मेरा क्वेश्चन था कि इस सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी यूज की गई है वो रेजोनेंट से ज्यादा है या रेजोनेंट से कम है? तो क्लियर हो गया कि हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं। बट जो की लर्निंग है इस क्वेश्चन का, मैं फिर बताऊं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है कि आप ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स के अंदर जब आप वोल्टेजेस को ऐड करेंगे या फिर करंट्स को ऐड करेंगे, स्टेटमेंट ध्यान से सुनना मेरा। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, उस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस को ऐड कर रहे हो, अगर आप इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस ऐड कर रहे हो, फिर तो आप डायरेक्ट करो, फिर डायरेक्ट करो। क्या मतलब है, दिखाता हूं आपको। इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू और क्लियर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, मिसकंसेप्शन बहुत है इसमें। और ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स का अगर न्यूमेरिकल नहीं किया ना, फिर आप मान के चलो इस चैप्टर में ना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो रहता है। तो कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स, आज बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो पूछो। सर हम लोग ने जब ऑब्जेक्टिव मेथड से सप्लाई वोल्टेज निकाला था जी तो वो तो सर +37 डिग्री में आ रहा था, और फिर जब हम लोग ने यहाँ से निकाला फॉर्मूले से tan phi इक्वल्स टू XC माइनस XL से, तो नेगेटिव में आ रहा है। अभी एक मिनट चेक कर रहे हैं, अभी चेक कर लेते हैं, रुक जाओ, है ना। आप कनेक्टेड रहे ना, स्टे कनेक्टेड नहीं कहते हैं आजकल, तो वही वाला स्टे कनेक्टेड रहो, बस यही बताते हैं। देखिए 3 केसेस में समझा रहा हूँ। मान लो आपसे ये कहा जाए ना रैंडमली कि यहाँ पर 60 वोल्ट है, यहाँ पर 30 वोल्ट है और यहाँ पर 40 वोल्ट है, और ये आरएमएस वैल्यूज हैं। देखो 3 तरीके से हो सकता है। आपसे कहा जाए कि ये आरएमएस वैल्यूज हैं, या हो सकता है आपसे कहा जाए कि 60 वोल्ट, ये सब क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर होता है यार। 30 वोल्ट और ये 40 वोल्ट, हो सकता है आपसे कहा जाए कि ये हाईएस्ट वैल्यूज हैं, पीक वैल्यूज हैं इनकी, ये भी हो सकता है। और कोई आपसे कह दे कि नहीं भाई, ये 60 वोल्ट, 30 वोल्ट और ये 40 वोल्ट ये इंस्टेंटेनियस है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, और ये भी सेम इंस्टेंट की वैल्यूज हैं। मतलब ये सब रीजनिंग पूछते हैं ना। एक चीज ये भी पूछी जाती है कि वेक्टर से ऐड करके आंसर क्यों लाए, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ऐड कर सकते? मतलब एक मन में ये ख्याल आता है कि ये क्यों नहीं हो सकता कि 60 30 40 तीनों मिला करके ऐड करके 130 क्यों नहीं कर रहे हैं हम? ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम उसको वेक्टर से ऐड करें? क्या किरचॉफ रूल में कुछ प्रॉब्लम है? तो ये किरचॉफ ने तो यही कहा था कि अगर आप सारे वोल्टेजेस को ऐड कर दो तो सप्लाई वोल्टेज आ जाती है। तो क्या अल्टरनेटिंग सर्किट्स में किरचॉफ रूल इनवैलिड है या वैलिड है? ये भी एक क्वेश्चन हो गया थियोरेटिकल लेवल पर। किरचॉफ रूल वैलिड होते हैं या इनवैलिड होते हैं, इसका भी आंसर पूछा जाता है। क्या लिखना चाहिए हम लोग को, बताओ। किरचॉफ रूल वैलिड है। वैलिड है, वैलिड सर, वैलिड है सर। तो फिर 60 + 30 + 40 130 सप्लाई क्यों नहीं आया पिछला? सर इंस्टेंटेनियस क्योंकि वोल्टेज सर इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना सर, करंट का। सर इंस्टेंटेनियस वैल्यू जस्ट अ मिनट, करंट स्केलर क्वांटिटी है, पहले बता दें आपको, डायरेक्शन नहीं होता उसमें। डायरेक्शन हम वेक्टर को मान करके सॉल्व करते हैं, इसका मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ करंट और वोल्टेजेस वेक्टर क्वांटिटीज में नहीं चलेगा आज के।
वेक्टर के नहीं थ्रू सर मतलब वो सर वेक्टर मतलब जो करंट होता है सर वो मतलब एक बार उल्टा चलता है ना सर, अल्टरनेटिंग करंट इसलिए तो बोलते हैं उसको। देखिए वो नहीं है, आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच से देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच से देखिए, जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज है वो उसको मैक्सिमम करने के लिए साइन थीटा को 1 होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप टाइम अलग अलग आएगा। कहने का मतलब है कि जिस टाइम पर रेजिस्टेंस का वोल्टेज मैक्सिमम होगा उस टाइम पर कैपेसिटर का वोल्टेज मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर के वोल्टेज को मैक्सिमम करने के लिए ये कॉस वाला फंक्शन मैक्सिमम चाहिए, रेजिस्टेंस के वोल्टेज को मैक्सिमम करने के लिए साइन वाला फंक्शन मैक्सिमम चाहिए। यानी कि ये अपनी अपनी मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग टाइम पर अचीव कर रहे हैं। ये सेम मोमेंट पर मैक्सिमम नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि 60 30 40 ये जो हमने लिया है, जिस टाइम ये 60 है उस टाइम पर ये 30 40 नहीं है, और जिस टाइम कैपेसिटर 30 है उस टाइम पर इंडक्टर 60 और रेजिस्टेंस 40 नहीं है। मतलब ये अलग अलग टाइम की रीडिंग्स हैं। इंडक्टर का अलग टाइम पर रीडिंग लिया गया है, कैपेसिटर की रीडिंग अलग टाइम पर ली गई है, रेजिस्टेंस की रीडिंग अलग टाइम पर ली गई है। तो किरचॉफ रूल में प्रॉब्लम नहीं है। वो ये कहते हैं आप एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर तीनों के वोल्टेजेस को रीड कर लो, एक पर्टिकुलर टाइम पर इंडक्टर का वोल्टेज, कैपेसिटर का वोल्टेज, रेजिस्टेंस का वोल्टेज, उनका समेशन करके आपको सप्लाई वोल्टेज मिल जाएगा। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसे डिनोट करूं, VL VC और ये VR, सपोज अगर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, अगर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है मतलब सेम इंस्टेंट की हैं, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि VL प्लस VC प्लस VR, आप इसको V सप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली ओके है। कैपिटल V से मैं मैक्सिमम वैल्यू डिनोट कर रहा हूं, कैपिटल VL, कैपिटल VC, कैपिटल VR, ये मैक्सिमम वैल्यूज है। मान लो मैक्सिमम या RMS, दो वैल्यूज, या तो मैक्सिमम है या RMS है। तब मैं आपसे कह रहा हूं कि इनको वेक्टर के तरीके से ऐड करो। अब आपसे कहूंगा कि इसको वेक्टर के तरीके से ऐड करना, और उस वेक्टर में VL और VC हमेशा अपोजिट वेक्टर होंगे। तो पहले VL और VC का सब्ट्रैक्शन होगा, उसका स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, वेक्टर का लॉ लगा रहे हैं यहाँ पर, और ये हम V सप्लाई का स्क्वायर कहेंगे। ये आप पॉइंट मेरा समझो। किरचॉफ रूल में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों मैक्सिमम वैल्यूज अलग अलग मोमेंट पर कैलकुलेट की जाती हैं, अलग अलग मोमेंट्स पर आती है, तो इनको हम डायरेक्टली कैसे ऐड कर सकते हैं? अगर सेम इंस्टेंट की वैल्यूज हैं तो आप सिंपली ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं उसको। इसीलिए फर्स्ट फिगर का आंसर आपका इस मेथड से आएगा, सेकंड वाले का आंसर भी आपका इसी मेथड से आएगा, लेकिन थर्ड वाली सर्किट का आंसर आपको इस इक्वेशन से लाना पड़ेगा। थर्ड सर्किट में आपको ये इक्वेशन फॉलो करनी पड़ेगी, और उसमें भी एक प्रॉब्लम है, थर्ड इक्वेशन में भी एक प्रॉब्लम है। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के साथ साथ मुझे उसकी पोलैरिटी भी चाहिए होगी, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स ले रहे हो आप। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइम पर कैपेसिटर का लेफ्ट टर्मिनल पॉजिटिव है और राइट वाला नेगेटिव है, उस टाइम पर रेजिस्टेंस का लेफ्ट प्लस है और माइनस है, ये हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि जिस टाइम कैपेसिटर प्लस माइनस है और रेजिस्टेंस की पोलैरिटी अपोजिट है, दैट मीन्स कि हमें क्या पता कि कहां पर कौन सी पोलैरिटी आ रही है। ऑल्टरनेटिंग सर्किट से, ऑल्टरनेटिंग सर्किट में कहीं पर भी ये पोलैरिटी लॉक तो कर नहीं रहे कि ये हमेशा प्लस रहेगा। ये किसी टाइम पर प्लस होगा, किसी टाइम पर माइनस होगा, इधर भी माइनस है, फिर कुछ टाइम बाद प्लस हो जाएगा ये। तो क्योंकि पोलैरिटीज बार बार चेंज होती हैं, इसीलिए इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को ऐड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं चल पाता है कि इस मोमेंट पर कहां पर क्या पोलैरिटी बनती है। और यही वजह है कि हम ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में सिर्फ आरएमएस वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं या फिर मैक्सिमम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। अब अगर किसी का डाउट है तो डिस्कस कर लो। आपके अगर किसी के मन में अब डाउट है तो आप पूछो, अगर लॉजिक ना क्लियर हुआ तो, कि मैक्सिमम वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू में किरचॉफ रूल होल्ड कर रहा है, किरचॉफ रूल परफेक्टली होल्ड कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम वोल्टेजेस या आरएमएस वोल्टेजेस के साथ किरचॉफ रूल इसलिए नहीं काम कर पा रहा है क्योंकि वो सेम इंस्टेंट की वैल्यूज नहीं है, अलग अलग टाइम की वैल्यूज है वो। हो गया क्लियर, या आपके डाउट है किसी को? सर सर जी। जो सर VL और VC जो होते हैं हम्म सर, उनके बीच में तो सर फेज डिफरेंस 180 का हो गया, क्योंकि सर वेक्टर भी उसके ऑपोजिट आते हैं। हम्म तो सर मतलब अगर किसी इंस्टेंट पे भी देखें तो सर उन दोनों की हमेशा पोलैरिटीज ऑपोजिट होंगी क्या?
देखो बिल्कुल, देखो ये इसीलिए कभी कभी ना सब्जेक्टिव अप्रोच जरूरी होती है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिवली करो, लेकिन सब्जेक्टिव अप्रोच कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। देखो उत्कर्ष जी, एक मिनट। यहाँ पर जब हमने वीआर और वीसी के प्रॉपर एक्सप्रेशन सॉल्व किए हैं, वीआर और वीसी की प्रॉपर एक्सप्रेशन निकाली है, तुमने बड़ा जेन्युइन पॉइंट पूछा है, वैसे बहुत अच्छा पॉइंट है, पकड़ा है कि जो वीआर है अगर हम उसको देखें तो क्या बन रहा है वो 40 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, मतलब साइन थीटा बन रहा है एक तरीके से। और वीसी में माइनस साइन अपीयर हो रहा है, यहाँ पर -30 इंटू ये आ रहा है, और वीएल में इतना आ रहा है। मतलब कि वीसी और वीआर क्या हमेशा अपोजिट नहीं आ रहे? उनके प्रॉपर एक्सप्रेशन चेक करो ना, प्रॉपर एक्सप्रेशन, मैक्सिमम वैल्यू छोड़ दो। वीसी का एक्सप्रेशन बन रहा है -30 कॉस थीटा, और वीएल का एक्सप्रेशन बन रहा है 60 इंटू कॉस थीटा। तो क्या किसी भी कॉमन इंस्टेंट पर, किसी भी कॉमन इंस्टेंट पर ऐसा नहीं लग रहा आपको कि अगर वीसी की वैल्यू माइनस में जाएगी तो वीएल की वैल्यू प्लस में आएगी? एक में माइनस कॉस थीटा का टर्म है और एक में सिर्फ कॉस थीटा का टर्म है। होगा ऐसा? बताइए, क्या वीसी और वीएल की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज एक दूसरे के अपोजिट नहीं जाएंगी हमेशा? यस है ना? इसीलिए उनको सब्ट्रैक्ट करते हो, वीसी और वीएल को इसीलिए सब्ट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट हमेशा होंगे, हर एक मोमेंट पर होंगे। एट एवरी मोमेंट दे आर अपोजिट। तो हाँ, ये आप कह सकते हो, ठीक है, कि किसी भी टाइम पर, ये आपने एक अच्छा पॉइंट पकड़ा है कि किसी भी टाइम पर अगर इंडक्टर का लेफ्ट साइड पॉजिटिव है और राइट नेगेटिव है, तो फिर उस टाइम पर कैपेसिटर में, उस टाइम पर कैपेसिटर और इंडक्टर की पोलैरिटीज एक दूसरे के हमेशा ही अपोजिट जाएंगी, ऑलवेज अपोजिट। ये तो ठीक है कि ये प्लस माइनस होगा तो ये माइनस प्लस चलेगा, लेकिन आप रेजिस्टेंस को कैसे डिसाइड करोगे? ये थोड़ा टफ है ना बच्चा, कि रेजिस्टेंस को डिसाइड नहीं कर सकते। अरे बात समझ में, क्या आप इसको तो नहीं डिसाइड कर सकते? इसका मतलब जानते हो क्या होगा? इसका अगर मैं वैसे पूछूं कि क्या आंसर हो सकता है, सुन लो, तो दो पॉसिबल आंसर मेरे को दिमाग में समझ में आ रहा है कि दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। पॉसिबल आंसर क्या क्या हो सकते हैं समझना। ये तो आपका क्लियर हो गया कि इंडक्टर और कैपेसिटर की पोलैरिटी हमेशा अपोजिट आएंगी, ऑलवेज अपोजिट। तो अगर इंडक्टर और कैपेसिटर की पोलैरिटीज हमेशा एक दूसरे के अपोजिट है, ऑलवेज अपोजिट है, तो 60 और 30 तो आप, मतलब यहाँ जो VL प्लस VC करेंगे तो एक को 60 रखेंगे तो एक को -30 रखेंगे, या अगर यहाँ -60 रखेंगे तो यहाँ +30 रखेंगे, दोनों में से एक कुछ होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर तो 30 आंसर आना है। मतलब यहाँ पर आंसर जो आना है या तो +30 आना है या फिर -30 आना है। और ये जो VR है इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, इसका आंसर या तो +40 आएगा या फिर -40 आएगा। तो कुल मिलाकर के एक रेंज आ सकती है आपके पास। एक रेंज ये आ सकती है कि जो पॉसिबल आंसर्स है वो या तो -70 है, या फिर +70 है, या -10 है, या +10 है। चार ही पॉसिबिलिटी है, चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, प्लस प्लस कॉम्बिनेशन, प्लस माइनस कॉम्बिनेशन, माइनस प्लस कॉम्बिनेशन और माइनस माइनस कॉम्बिनेशन। कुल मिलाकर के ऐसे बन सकता है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। L and C are connected in parallel across alternating source of EMF. Current in the inductor is 0.8 ampere and current in the capacitor is 0.6 ampere. Find the supply current. ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिया मैंने कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, कि हमारे पास एक तरफ इंडक्टर है और एक तरफ हमारे पास कैपेसिटर है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है एक दूसरे के, और इसके साथ हमारा ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है, इंडक्टर में जो करंट जा रही है वो 0.8 एम्पियर की है और 0.6 एम्पियर यहाँ पर है। देखिए, जब क्वेश्चन में ना सिर्फ वैल्यू दी जाए और आपको मूवमेंट स्पेसिफाई नहीं किया गया है, नो इंफॉर्मेशन कह सकते हो कि यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, नो इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, टाइम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स कि हम ये एज्यूम करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि 0.8 एम्पियर और ये जो 0.6 एम्पियर है, हम इनको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट एज आरएमएस वैल्यूज, मान के चलिए कि ये आरएमएस वैल्यूज है। और अगर ये आरएमएस वैल्यूज हैं फिर तो आपको लॉ ऑफ वेक्टर लगाना पड़ेगा, वेक्टर का लॉ लगाना पड़ेगा। सर 0.2 0.2 राइट सर 0.2 जी। उत्कर्ष अब देखो वहां डायरेक्शन का पॉइंट था, यहाँ समझा रहा हूँ। इस बार ये पैरेलल में है, तो इस बार कॉमन पैरामीटर क्या होगा? पैरेलल में इनके वोल्टेजेस कॉमन चलेंगे या फिर करंट कॉमन चलेगी, ये बता दिया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एल और सी लगा रखा है आपने, तो कॉमन वेक्टर होगा वोल्टेज। तो सबसे पहले आप एक वोल्टेज का वेक्टर बनाएं।
जो कॉमन पैरामीटर है पहले वो बनाओ, वोल्टेज। अब उसके बाद आपको इंडक्टर के बारे में ये पता होना चाहिए कि इंडक्टर का जो करंट होता है, करंट वो लैग करता है 90 डिग्री फ्रॉम द वोल्टेज, और कैपेसिटर में जो होता है करंट वो लीड करता है बाय द 90 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे ना, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता हुआ और वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता हुआ दो वेक्टर बना देते हैं। तो एक वेक्टर वोल्टेज से 90 डिग्री नीचे की तरफ, एक वेक्टर वोल्टेज से 90 डिग्री ऊपर की तरफ। ये दो वोल्टेजेस हो गए। तो जो नीचे वाला है वो लैग करने वाला है, यानी कि 0.8 एम्पियर, और ऊपर की तरफ 0.6 एम्पियर। अब आप इसका रिजल्टेंट देख लो कितना आएगा, वही मेरा आंसर है, क्योंकि आपने इनको आरएमएस वैल्यू माना है। तो ये किरचॉफ रूल से नहीं आएंगे, ये आपका वो नॉर्मल सर्किट वाला रूल नहीं है कि 0.8 और 0.6 ऐड करके यहाँ 1.4 एम्पियर आएगा, वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0.8 एम्पियर अलग टाइम का होगा, ये 0.6 एम्पियर किसी और टाइम पर होगा, अलग अलग टाइम के ही। इसीलिए वेक्टोरियली ऐड करके इसका जो आंसर बनेगा, अब आप देख लो इसका आंसर क्या बनेगा। तो आंसर दोनों अपोजिट वेक्टर है, तो सीधा सीधा 0.2 एम्पियर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। सीरीज एलसीआर है, 100 ओम का रेजिस्टेंस और 200 वोल्ट किससे सप्लाई किया गया है, और उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी 300 रेडियन पर सेकंड ओमेगा। उसमें कह रहे हैं कि जब सिर्फ कैपेसिटर को रिमूव किया गया है तो करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 60 डिग्री। कैपेसिटर को हटाने पर करंट लैग करता है 60 डिग्री एंगल से, और जब सिर्फ ओनली इंडक्टेंस इज रिमूव्ड करंट लीड्स बाय द सेम फेज। कैलकुलेट द करंट एंड पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। तो ये बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हुआ। देखो क्या है कि सीरीज एलसीआर है, सीरीज एलसीआर का हम अपना फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो सीरीज एलसीआर में हमारे लिए करंट का एक फॉर्मूला था, दैट वाज V डिवाइडेड बाय रूट ऑफ XC माइनस XL होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और वहीं पर tan फाई का भी एक फॉर्मूला था जो कि XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R, ये था। तो जब ओनली कैपेसिटर रिमूव्ड, ओनली C रिमूव्ड, इसको कह रहे हैं कि जब C को रिमूव कर दिया होगा तो ऑब्वियसली tan फाई की जो वैल्यू बनेगी ना, वो भी उसमें कह रहे हैं करंट लैग कर रहा है, लैग कर रहा है 60 डिग्री लैग कर रहा है। 60 डिग्री लैग करने का मतलब कि फाई की वैल्यू -60 है, फेज डिफरेंस -60। तो यहाँ पर रखेंगे tan ऑफ -60, कैपेसिटर रिमूव हो गया, XC 0 हो गया, माइनस XL डिवाइडेड बाय R, दैट मीन्स माइनस ऑफ √3 इक्वल टू माइनस XL को ओमेगा, ओमेगा 300 है, इंटू L और डिवाइडेड बाय R। R भी दे रखा है यहाँ पर 100 ओम, रेजिस्टेंस भी गिवन है। तो बेसिकली इससे आपको क्या होगा ना, इंडक्टेंस सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से आप इंडक्टेंस सॉल्व कर लीजिए L की वैल्यू, और ऐसे ही जब ओनली L रिमूव्ड, सिर्फ L को जब रिमूव किया गया होगा तो क्वेश्चन के हिसाब से फेज डिफरेंस की वैल्यू +60 है, तब आपका यहाँ पर tan +60 बनेगा, और यहाँ पर XC माइनस 0/R बन जाएगा। और इसी तरीके से फिर आप √3 इक्वल टू XC विच इज 1/ओमेगा 300 इंटू कैपेसिटेंस और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 100। तो इससे आपको ना कैपेसिटेंस सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इंडक्टेंस सॉल्व कर लेंगे, फिर यहाँ से कैपेसिटेंस की वैल्यू, L और C की वैल्यूज मिल जाएंगी। उसके बाद जब L और C की वैल्यू मिल गई तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पर करंट कैलकुलेट कर लेंगे, वोल्टेज गिवन है 200, फिर तो आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। यहाँ पर 200 वैल्यू, XC को 1/ओमेगा C है ना। तो ये सब कुछ वैल्यू पुट करके आप करंट सॉल्व कर लीजिए इसका। और पावर डिसिपेटेड के लिए हम लोगों ने पिछले क्लास में कहा था पावर डिसिपेट कैसे कर निकालते हैं। तो पावर डिसिपेट करने के लिए फॉर्मूला ये था I इंटू V। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या आता है कि ये cos फाई है, तो यहाँ पर I मैक्सिमम था और V मैक्सिमम था और cos फाई। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो वोल्टेजेस है ये कौन सी वोल्टेजेस है। ये 200 वोल्ट जो दिया गया है या फिर यहाँ पर बाकी जो वैल्यूज दी गई हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू दी गई है आपको या फिर आरएमएस वैल्यू दी गई है, ये इसको समझना होगा। क्योंकि इसी एक्सप्रेशन को अगर हम 2 को स्प्लिट कर देते हैं √2 और √2 में, मतलब IM/√2 और VM/√2 एंड देन cos फाई,
तो मेरे पास यही रिजल्ट आरएमएस वैल्यू के फॉर्म में आ जाता है। दैट मीन्स कि ये आई आरएमएस इंटू वी आरएमएस इंटू कॉस फाई। तो फर्क है, अगर वो मैक्सिमम वैल्यू है तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा, और अगर आरएमएस वैल्यू है तो डिनोमिनेटर में 2 नहीं आ रहा। तो ये बहुत केयरफुली देखना पड़ता है कि हम इसमें से कौन सा फॉर्मूला चूज कर रहे हैं, ठीक है। और हमने कहा था कि अगर कुछ भी नहीं कहा जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो वोल्टेजेस हैं वो आरएमएस वैल्यूज हैं, यानी कि ये 200 वोल्ट आरएमएस है, तो इससे जो करंट सॉल्व होकर के आएगा वो भी आरएमएस सॉल्व होकर के आएगा। और जब ये आरएमएस वैल्यू सॉल्व हो जा रही हैं, तो हम लोग इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला चूज करेंगे पावर को कैलकुलेट करने के लिए, पावर निकालने का फॉर्मूला इस क्वेश्चन में, वो फिर आप ये वाला लेंगे। मतलब यहाँ पर वोल्टेज को रखेंगे 200, करंट निकालने के लिए वोल्टेज 200 डिवाइडेड बाय, देखो एक तो ये ऑप्शन है, मैं बता दूं आपको, एक ऑप्शन ये है इतना बड़ा एक्सप्रेशन, या फिर मैंने एक स्टेटमेंट और कहा था कि ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में, अब वो कितने लोग को याद है मुझे नहीं पता, लेकिन एक स्टेटमेंट ये कहा गया था कि सिर्फ रेजिस्टेंस से होती है। जी जी, कि ऑल्टरनेटिंग सर्किट में जो पावर होती है वो सिर्फ रेजिस्टेंस में आती है। तो वो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे भी निकाल सकते हो, आई आरएमएस स्क्वायर आर करके भी निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम वैल्यूज हैं, अलग अलग नहीं है। चाहे तो आप आई आरएमएस इंटू वी आरएमएस इंटू कॉस फाई करिए, या फिर आई आरएमएस स्क्वायर इंटू आर कर दो, एक ही रिजल्ट आना है, कुछ अलग रिजल्ट नहीं आने वाला आपके सामने, सेम रिजल्ट आएगा। तो ये ज्यादा इजी है बिकॉज रेजिस्टेंस आपको डायरेक्टली गिवन है, सीधा सीधा दे रखा है आपको, और आई तो पहले पार्ट में कैलकुलेट कर रहे हो ना। मतलब अब आप थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड देखो कि हमें कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है। तो कैलकुलेट करंट, तो जब करंट कैलकुलेट कर लिया और रेजिस्टेंस यहाँ पर गिवन है, तो मेरे लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल अप्रोच है, आई स्क्वायर इंटू आर करके पावर डायरेक्ट आ जाएगी। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, ये आगे के क्वेश्चन थोड़े से मैंने डिफिकल्ट साइड पर लिए हैं। अब देखो, वो आप लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि कौन सी बुक यूज की गई है यहाँ पर ना। यस जी, तो बट ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने उठाए आज, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और कंसेप्ट पूरी तरीके से सही होगा। तो देखो, सीरीज सर्किट है और कैपेसिटर कनेक्टेड है, सीरीज सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ कैपेसिटर एंड अ कॉइल ऑफ एक्टिव रेजिस्टेंस। ये थोड़ा समझो यार, ये क्वेश्चन में तुमको कई बार मिलेगा, अ कॉइल विथ एक्टिव रेजिस्टेंस, इसका क्या मतलब होता है? अ कॉइल विथ, तो कॉइल का मतलब बेसिकली हमारा इंडक्टेंस से होता है, कॉइल का मतलब होता है सेल्फ इंडक्टेंस वाले से, यानी कि इससे एल से। लेकिन विथ एक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब उस कॉइल में रेजिस्टेंस भी है। यानी अगर आप इसको फिजिकली इस तरीके से देखना चाहते हो तो फिजिकली ये डायग्राम कुछ ऐसा है, एक कॉइल प्लस एक कैपेसिटर, कॉइल एंड कैपेसिटर, ठीक ये ऐसे है, और ये कनेक्टेड है किसी ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ। तो ये जो कॉइल है ना, इसमें एक इनबिल्ट रेजिस्टेंस है, इस कॉइल का अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस कह सकते हो कि ये सेल्फ इंडक्टेंस तो है ही, बट इसके अंदर ही रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, और यहाँ पर कैपेसिटर है। ये इसका मतलब होता है। एक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब अलग से कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाना मुझे, जिस वायर में इंडक्टेंस है उसी वायर में रेजिस्टेंस भी है, दोनों सेम है, और फिर इनको कनेक्ट किया गया। अब वीएम लिख रहे हैं, वीएम का मतलब तो मैक्सिमम हो गया कि मैक्सिमम 180 है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 180 दी जा रही है, और उसके बाद ओमेगा की वैल्यू दी गई है यानी कि 314। तो हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करेंगे, सिंबॉलिकली करेंगे सिंबल्स में। तो फर्स्ट पार्ट तो पूछा है करंट एम्पलीट्यूड, जो कि इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले से। करंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए वोल्टेज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय सेम फॉर्मूला ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, क्योंकि अल्टीमेटली तो तीनों सर्किट्स हो गए ना, कैपेसिटेंस भी है, रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है, तो आप वही फॉर्मूला लगाओ। मतलब कि XC यानी 1/ωc माइनस XL यानी कि ओमेगा एल इसका स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम इसको यहीं पर छोड़ दे रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इसके अंदर सारी वैल्यूज मेंशन्ड है, रेजिस्टेंस 20 दे रखा है, इंडक्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, ओमेगा गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है, तो ये आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कैलकुलेशन स्किप कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट कि हम लोग ज्यादा क्वेश्चन लगा पाए आज, ठीक है। बट कैलकुलेशन कर लेना, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है सामने, तुमको आंसर मिल जाएगा बुक में, तो अपने आप चेक कर लेना। फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं किसके बीच में, तो फेज डिफरेंस क्वेश्चन की रीडिंग पार्ट को इंप्रूव करिएगा, बिटवीन द करंट एंड एक्सटर्नल वोल्टेज। एक्सटर्नल वोल्टेज मतलब कौन सा वोल्टेज की बात हो रही है? एक्सटर्नल वोल्टेज मतलब बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं सप्लाई का। तो ये वाले फॉर्मूले से हो जाएगा फिर से,
tan phi xc यानी 1/ωc माइनस xl डिवाइडेड बाय r। इसको भी स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल सकते हो। अब सी पार्ट पे आ जाओ। ये कहना है कि एम्पलीट्यूड्स ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड द कॉइल। यहाँ पर थोड़ा सा फंस सकता है मामला, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बट हाँ स्लाइटली हम डिस्टर्ब हो सकते हैं आंसर देने में। बड़ा ही एक माइनर सा स्टेप है, लेकिन हो सकता है कि हमारा आंसर नेगेटिव चला जाए। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है ना, तो इसके लिए पिछली वर्किंग को देखो। यहाँ पर जो सब्जेक्टिव वर्किंग हमने करी थी, एक सब्जेक्टिव वर्किंग, इस सब्जेक्टिव वर्किंग को देखो आप। कैपेसिटर का जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन है उसका एम्पलीट्यूड पार्ट यानी कि हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है जी, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, उसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, इसकी बात कर रहा हूं। तो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर में अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है आई नॉट बाई ओमेगा सी। आई नॉट बाई ओमेगा सी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। आगे तो उसका कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव बन रहा, बट मैक्सिमम आई नॉट अपॉन ओमेगा सी है। तो इसी रीजनिंग को फॉलो करना है आपको, इसी रीजनिंग को। इसीलिए एक बार सब्जेक्टिव अप्रोच करवाई थी हमने कि एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो जो कैपेसिटर है इसका वोल्टेज अगर आपको देना है, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, तो ये आंसर आप डायरेक्टली आई नॉट इंटू एक्ससी कर सकते हो। और ये मैंने पहले भी स्टेटमेंट दिया हुआ है तुम्हें कि मैक्सिमम वोल्टेज निकालने के लिए आप ओम्स लॉ फॉलो कर सकते हो, लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम। और उस ओम्स लॉ को फॉलो करते समय रेजिस्टेंस की जगह पर या तो एक्ससी पुट करिए या रेजिस्टेंस की जगह पर एक्सएल पुट कर दो। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा, बिकॉज हम आई नॉट का मतलब आई मैक्सिमम, सो मैक्सिमम करंट ऑलरेडी कैलकुलेट किया है और ये एक्ससी। प्रॉब्लम यहां पर है कॉइल वाली। मैं क्या, कॉइल का वोल्टेज कितना होगा, ठीक है ना, कॉइल का वोल्टेज। तो कॉइल का मतलब ये अकेला एल नहीं है, कॉइल का मतलब एल आर दोनों है इसमें। और अब मेरा फिर से एक बार फर्स्ट एग्जांपल देखो। मैंने पहले इलस्ट्रेशन में ना जानबूझ करके ये पार्ट्स लिए थे कि अगर आपको एक कॉम्बिनेशन का वोल्टेज निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। वोल्टेज अक्रॉस कॉम्बिनेशन चाहिए, तो दो एलिमेंट को कंबाइंड करके अगर कोई वोल्टेज निकालना है ना, दो एलिमेंट कंबाइंड करने के बाद अगर कोई वोल्टेज निकालना है तो वो तो उन दोनों एलिमेंट के वोल्टेज को वेक्टर से ऐड करना पड़ेगा। और यही कंसेप्ट यहां पर फॉलो करना है। यहां पर मैं बात मानो मेरी, अच्छा ये क्वेश्चन किसी के सामने थ्रो करो, गारंटेड दे रहा हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके पास गलत आंसर आएगा। पहले अटेम्प्ट में तो गलत ही आएगा, बुक के पीछे देख करके भले सही कर ले कोई। कि कॉइल मतलब एलआर, रेजिस्टेंस कॉइल का ही पार्ट है, कॉइल से अलग नहीं है वो। तो फिर वोल्टेज ऑफ कॉइल निकालने का मतलब हुआ आपको इंडक्टेंस का वोल्टेज और रेजिस्टेंस के वोल्टेज निकालने पड़ेंगे, लेकिन ऐड आप उसको वेक्टर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फिर ये आंसर बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज ऑफ इंडक्टर स्क्वायर प्लस वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस स्क्वायर। और वोल्टेज ऑफ इंडक्टर में हम क्या कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम करंट मल्टीप्लाइड बाय एक्सएल, जस्ट नाउ जैसे कैपेसिटर में किया है। और रेजिस्टेंस के लिए हम कहेंगे आई मैक्सिमम इंटू आर का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के ये वैल्यू बन जाएगी आई एम इंटू रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फिर बोल रहा हूँ, आप किसी को भी थ्रो कर दो उसका आंसर क्या आता है, आई एम इंटू एक्सएल। वो रेजिस्टेंस को भूल जाते हैं, वो रेजिस्टेंस को सेपरेटली कंसिडर करते हैं। ये एक बड़ी ही मतलब गलत, और क्या कहते हैं हम उसको कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं न्यूमेरिकल करते समय, कि भाई न्यूमेरिकल कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन को बहुत केयरफुली देखा नहीं हमने, तो फंस गए। तो इस बुक के लिए मैं फिर बोलूंगा ये बुक वैसे डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट यूज नहीं हुआ है जिसको आप लोग नहीं जानते हो। इवन बोर्ड में भी पढ़ना पड़ता है, क्लास 12 के बोर्ड स्टडीज करोगे तब भी आपको ये सब कुछ पढ़ना है। तो इस बुक की प्रॉब्लम ये नहीं, बुक का प्रॉब्लम डिफिकल्टी लेवल नहीं है उतना, प्रॉब्लम है आपका कंसंट्रेशन लेवल। क्वेश्चन पढ़ते समय आपको एक एक वर्ड पर ध्यान रखना पड़ता है। एक और क्वेश्चन देखिए, अ सोलेनॉइड विथ द इंडक्टेंस एंड एक्टिव रेजिस्टेंस। फिर से वही बात हो गई, यानी कि अगर आप इसको एक इंडक्टेंस दिखाते हो
तो इंडक्टेंस में ही रेजिस्टेंस है, अलग नहीं है वो, एल और आर सेम है, एक ही के पार्ट है। इज फर्स्ट कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट वोल्टेज। तो पहले इनको डीसी से कनेक्ट किया, पहले एक डीसी वोल्टेज लगाया, एंड देन टू अ सोर्स ऑफ साइनोसाइडल वोल्टेज विद इफेक्टिव वैल्यू वी नॉट। तो पहले डीसी से कनेक्ट कर दो और उसके बाद उसी को उठा करके ऑल्टरनेटिंग सर्किट से कनेक्ट कर दीजिए। अब ये इफेक्टिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये कौन सी वैल्यू दे रहे हैं आपको, इफेक्टिव वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू हुई है। तो इफेक्टिव वैल्यू कहने का मतलब होता है बेसिकली आरएमएस वैल्यू। इफेक्टिव मतलब आरएमएस। इफेक्टिव वैल्यू का मतलब हुआ आरएमएस वैल्यू। अब इसको सॉल्व करो। तो जब डीसी लगाएंगे तो डीसी वाला याद करिए, डीसी सर्किट में आपसे ये कहा था कि डीसी सर्किट में अल्टीमेटली करंट वी नॉट बाई आर होगी। अल्टीमेटली द करंट विल बी वी नॉट बाई आर। इंडक्टेंस करंट को डिले कर सकता है, करंट को चेंज नहीं कर सकता। तो डीसी सर्किट्स में बेसिकली जो करंट फ्लो करेगी आई डीसी वाले सर्किट में, वो फ्लो तो वी नॉट बाई आर ही करेगी ना, भले इंडक्टेंस की वजह से उसको कुछ टाइम लग जाएगा, बट अल्टीमेटली करंट वी नॉट बाई आर ही आती है। इंडक्टेंस करंट की वैल्यू को चेंज नहीं करता, सिर्फ उसका टाइम बढ़ाता है कि वी नॉट बाई आर तक आप थोड़े टाइम बाद जाना। लेकिन जब आप ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में हो, अगर यही चीज ऑल्टरनेटिंग सर्किट में है, तो यहाँ पर जो करंट होगा, यानी कि ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में ये लिखना होगा आपको वी नॉट डिवाइडेड बाय वो वाला कंसेप्ट, सीरीज एलसीआर वाला। तो एक्ससी तो है नहीं, एक्सएल होगा, एक्सएल ओमेगा इंटू एल प्लस आर स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और वो कह रहे हैं एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी will the power consumed by the solenoid is 5 times less than in the former case। अब इस लाइन को समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं। इस लाइन में वो कौन से पावर की बात कर रहे हैं, किसके पावर को कम ज्यादा करने की बात कर रहे हैं, ये देख लो। तो पावर भी तो निकाल सकते हैं यार, पावर कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। जब आप डीसी सर्किट्स में हो, डीसी सर्किट्स में, तो यहां पर पावर कैलकुलेट करेंगे तो पावर ऑफ डीसी सर्किट विल बी करंट इन द डीसी सर्किट मल्टीप्लाइड बाय आर। और जब आपको पावर एसी सर्किट में निकालना होगा तो आपको करंट एसी सर्किट का लेना होगा इनटू आर। अब क्या यहाँ पर 2 से डिवाइड वगाइड करना है कि नहीं करना है, ये देख लो। 2 से डिवाइड करना है या नहीं करना है। तो देखिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, आई आर एम एस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर वाला, ये फॉर्मूला। और इफेक्टिव वैल्यू कहने का मतलब आप आरएमएस को ही डील कर रहे हो। इफेक्टिव वोल्टेज दिया गया है तो इसका मतलब आप आरएमएस वोल्टेज को ही डील कर रहे हो। तो जब आप आरएमएस वोल्टेज को डील कर रहे हो तो करंट भी तो आरएमएस से सॉल्व हो रही है। मतलब ये जो आई एसी लिखा है ये पहले से ही आरएमएस है। तो अब हमने दोनों पावर निकाल दी। अब क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सा पावर किसके 5 टाइम्स ज्यादा है, मतलब ये बता दो आप अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ करके कि एट व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, ऑसिलेटर का मतलब सप्लाई, power consumed by the solenoid is 5 times less than in the former case। क्या कहना चाह रहे हैं आप सब कि पावर ऑफ एसी सर्किट इज 1/5 टाइम्स किसका पावर, ऑब्वियसली पावर ऑफ डीसी सर्किट। ये आपसे कहना चाह रहे हैं। लास्ट लाइन का मतलब ये है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन। अब इसको आगे प्रोसीड कर लो, फिर जो कुछ पूछा है वो आ जाएगा आंसर। ओमेगा निकालना, बेसिकली ओमेगा निकालना, वो आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, सही चल रहा है यहाँ तक? बताओ कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए आप लोग, अगर क्वेश्चन समझने में अगर प्रॉब्लम हो तो। और भी क्वेश्चन है ना अभी? हाँ यस सर, क्लियर। ठीक है, फटाफट देखो। चलो अगला देखो जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन। चलो, क्योंकि हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा आप लोग को क्वेश्चन करने की क्लैरिटी है। देखो जल्दी से इसमें क्या है। सर्किट विथ अक्वाइल विथ इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रेजिस्टेंस मतलब 30 ओम एक्सएल दे रखा है, और इम्पीडेंस, इम्पीडेंस 50 ओम इज कनेक्टेड टू द मेंस विथ इफेक्टिव वोल्टेज मतलब आरएमएस 100। फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज एज वेल एज हीट पावर जनरेटेड इन द कॉइल। क्वेश्चन नंबर ये 4.137।
अ कॉइल विथ इंडक्टिव रेजिस्टेंस 30, इम्पीडेंस 50 और ये सब। तो अब देखो क्या होगा यार, ये इम्पीडेंस क्या होता है, मतलब ये यहाँ पर नॉलेज चाहिए आपको। इम्पीडेंस होता क्या है, किस चीज को कहते हो इम्पीडेंस? सर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस अपॉन एक्स प्लस ऑफ एक्सएल एक्ससी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। ओके, तो एक्ससी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हुआ। आज की क्लास कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तुम्हारा ऑल्टरनेटिंग सर्किट में कभी तुम्हारे न्यूमेरिकल गलत नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। अब तो आपको जेड तो 50 दे रखा है, एक ही फॉर्मूला है, और इस क्वेश्चन में कहीं पर दूर दूर तक कैपेसिटर की कोई बात नहीं की गई है, तो एक्ससी 0 है, एक्सएल होगा वो 30 है, और प्लस आर स्क्वायर। यानी बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए दिया गया है। ठीक है जी, आर की वैल्यू कितनी आएगी इसके थ्रू, तो वो पैथा मतलब सिंपल सी इक्वेशन है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 40 ओम है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब आपसे कह रहे हैं फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, तो देखो कितना इजी है, tan phi एक्ससी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर, एक्ससी 0, एक्सएल दे ही रखा उन्होंने, फिर 30 और रेजिस्टेंस सॉल्व हो गया 40, तो फेज डिफरेंस -37, मतलब कि लैग करेगा। उसके बाद हीट पावर जनरेटेड, तो हीट पावर जनरेटेड मतलब आई स्क्वायर आर, आई आर एम एस, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वी स्क्वायर बाई आर भी कर सकते हो। और ये आर एम एस वोल्टेज ही दे रखा है आपको, इफेक्टिव वोल्टेज मतलब ऑलरेडी आर एम एस दे रखा है, तो सीधा सीधा 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वो अभी भी निकाला है। इसीलिए आपको पहला इन्फॉर्मेशन था कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो वो बाय 40, और यूनिट ऑब्वियसली पावर की बाय वॉट। ये इसका आंसर रहेगा 4.137 का। प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है, खामखा में बुक को बदनाम कर रखा है, जबरदस्ती बदनाम है ये। यहां पर देखो, अ कॉइल विथ इंडक्टेंस एंड एक्टिव रेजिस्टेंस, फिर वही प्रॉब्लम, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। थोड़ा डिफरेंट क्या है इसमें, कि जो कॉइल है उसमें तो रेजिस्टेंस है ही, एल और आर, उसमें तो रेजिस्टेंस है ही, उसको कनेक्ट किया है इन सीरीज विथ एन इंडक्टेंस फ्री रेजिस्टेंस कैपिटल आर, मतलब इसके साथ एक और रेजिस्टेंस लगा दिया बाहर से, और इसमें कोई इंडक्टेंस नहीं है। जिसमें इंडक्टेंस है उसमें रेजिस्टेंस है, लेकिन जिसमें रेजिस्टेंस कैपिटल आर है उसमें कोई इंडक्टेंस नहीं है। और अब इसको कनेक्ट कर दिया ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ, ओमेगा वगैरह सब दे रखा है, 220 वोल्ट और ओमेगा, ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए है 314, जो भी आंसर है इसका, ठीक है। जी पूरा आएगा बच्चा, इसीलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ आज। इसके बाद ये यूनिट क्लोज हो जाएगी ना हमारी, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लोज हो जाएगी, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में। चलिए जल्दी जल्दी देखो उसको फिर। ओके, एट व्हाट वैल्यू ऑफ, बड़ा ध्यान से पढ़ना है ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, अलग सा है थोड़ा। एट व्हाट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, यानी इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, और कब विल द मैक्सिमम हीट पावर बी जनरेटेड इन द सर्किट, मतलब कैपिटल आर कितना कर दें ताकि मैक्सिमम हीट पावर जनरेट की जा सके। ये थोड़ा अब डिफरेंट हो गया क्वेश्चन, मतलब ये थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो गया। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि लेवल बढ़ गया तो अब सॉल्व नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, मतलब ये परफेक्टली आप जेई एडवांस की तरफ जा सकते हो कि जेई एडवांस लेवल पर आ गए। अब क्या करना चाहिए बताइए, कुछ आइडिया अगर आप दे सकते हो, कोई सजेशन कि इसमें ऐसे हो जाएगा ये, किसी को लग रहा हो कि इसको ऐसे किया जा सकता है तो वो आप शेयर कर सकते हो कि हाँ यार इसको ऐसे कर लें। और सर इंडक्टर वाली जो रेजिस्टेंस है सर, उसको आर के साथ कंबाइन कर दिए सर, इंडक्टर उसको एक वाले, अलग सी रेजिस्टेंस मान के। अच्छा हाँ मानेंगे तो मानेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों रेजिस्टेंस एक साथ ही हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ, हाँ उसके बाद क्या करें, तो फिर इक्वेशन निकाल फिर के उसके बाद सर इक्वेशंस निकाल मैक्सिमाइज देंगे मिनिमम और मैक्सिमाइज वाली कंडीशन लगा देंगे। अच्छा तो चलो हम देखते हैं, आप बताना हम लोग सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो एग्जांपल्स मैं करा रहा हूँ, और चलो एक एक स्टेप बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये एलआर सर्किट हुआ, अल्टीमेटली ये एलआर सर्किट हुआ, ठीक है जी, अल्टीमेटली तो एलआर सर्किट हुआ ना ये।
तो आप इसमें क्या करोगे पावर निकालने के लिए? अगर मुझे पावर निकालनी है तो हमारे पास तो फॉर्मूला ये है ही है, आपको वोल्टेज V दे रखा है, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, बेसिकली क्या मैं ये कर सकता हूँ कि कैपिटल R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर और प्लस एक्सएल का स्क्वायर यानी ओमेगा एल का स्क्वायर, ये बेसिकली करंट हुआ, इसमें कैपेसिटेंस को हटा दिया है, तो ये I हो गया और I स्क्वायर इंटू R, यहाँ पर भी R प्लस स्मॉल r आएगा, I स्क्वायर इंटू R प्लस स्मॉल r। देखो मैं बार बार कह दूं कि हम लोग पावर का ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यार, यहाँ पर करंट की आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, आई आरएमएस स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि आरएमएस वैल्यू ही हमको दी जा रही है, इफेक्टिव वैल्यू देने का मतलब हमको आरएमएस वैल्यू दी जा रही है। तो ये हो गया, मतलब मैक्सिमम हीट पावर बी जनरेटेड इन द सर्किट एंड व्हाट इज इट इक्वल टू, मतलब कितना होगा ये भी पूछ रहे हैं। तो एक बार बताओ कि इसमें जब अगर आप मैक्सिमम मिनिमा लगाओगे तो क्या आंसर आएगा? देख लो, करके बना के देखो, है ना, इसमें क्या बनेगा। अगर हम इस पावर की बात को देखें तो हमारा V स्क्वायर न्यूमरेटर में है और ये जो कैपिटल R प्लस स्मॉल r है, इसको हम डिनोमिनेटर के साइड पे लेके जाएंगे तो रूट के अंदर का जो टर्म है, अगर हम डिनोमिनेटर के साइड लेके जाते हैं तो मेरे ख्याल से रूट के अंदर का जो टर्म आएगा वो आएगा 1 प्लस ओमेगा एल डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर। अब आप बताओ क्या करोगे मैक्सिमम मिनिमा लगा करके, क्या करेंगे? वेरिएबल क्वांटिटी क्या है ये देख लीजिए। इसमें वेरिएबल क्वांटिटी क्या है और किसके रिस्पेक्ट में अगर आप मैक्सिमम मिनिमा करते हो तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और क्या करोगे, ये सब देखो। क्योंकि कहना बड़ा आसान है, मैं फिर बोल रहा हूँ, कहना ये बहुत इजी है और एग्जाम टाइम पर तो ये आप समझ ही लो कि एग्जाम टाइम पर तो आप वैसे भी टाइम का प्रेशर आपके ऊपर होता है, 2 मिनट 2.5 मिनट का प्रेशर भी होता है, तो ये बड़ा क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए। मतलब इसीलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं कि आपको एक क्लियर अप्रोच चाहिए होती है कि अब ये हो गया, अब इसके बाद ये स्टेप करना है, इसके बाद ये स्टेप करना है, रुकना नहीं है बीच में, कहीं पर भी ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। हमने ये सब कुछ कर लिया मान लीजिए, तो हम क्या करें इसके बाद? अब मैक्सिमम हीट पावर के लिए क्या कर दें इसमें? सर R की वैल्यू 0 कर दे तो कैपिटल R की वैल्यू 0 कर दें। ओके सर अंडर रूट तो खुल जाएगा ना सर पावर में? खुल जाएगा बिल्कुल। तो सर वहाँ पे 1 प्लस नहीं सर, वहाँ पे कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस ओमेगा एल अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r आएगा, तो उसमें AMGM लगा के उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। एक मिनट बच्चे, क्या कुछ गड़बड़ हो गई क्या मुझसे लिखने में यहाँ पर? यस सर। सर आपने रूट नहीं खोला। रूट नहीं खोला ना सर आपने? अरे 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 यार सॉरी, अच्छा वो रूट खोलना रह गया। ओके ओके, एक मिनट, हाँ सॉरी, ये किस मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर ये जब रूट खुल जाएगा तो फिर तो ये ऐसा हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r और प्लस मेरे ख्याल से फिर तो ये ओमेगा एल का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। यस हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ये मैं क्लैरिटी चाह रहा था, देखो ठीक है, हम सॉरी मेरी तरफ से मिस्टेक हुआ, लेकिन अच्छा इसके बाद क्या? हाँ सही है, ये अप्रोच इनको याद आ गया। देखो अभी लोगों ने कहा कि हम मैक्सिमम मिनिमम लगाएंगे, देखिए सर AMGM जी हाँ, क्योंकि आप एग्जाम ओरिएंटेड, बार बार मैं कह रहा हूँ कि 5-5 सेकंड की कीमत होती है ना, 5-5 सेकंड वाली कीमत है। और ये आप डिफरेंशिएट करोगे, उससे अच्छा आप डिनोमिनेटर में ना AMGM लगाओ कि डिनोमिनेटर की वैल्यू को आप मिनिमम करना चाहोगे। और प्रॉपर्टी ऑफ AMGM, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज मोर देन ज्योमेट्रिक मीन, इस प्रॉपर्टी का फॉलो कर लीजिएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब ये दोनों टर्म्स बराबर हो जाए, यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू ओमेगा एल होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। हालांकि मैक्सिमम पावर थ्योरम नाम की एक चीज होती थी जो हम लोगों ने बताई थी, अगर आप और ऑब्जेक्टिवली करना चाहते हैं इसको और ऑब्जेक्टिवली, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा गया था तो ये कहा गया था कि किसी भी वेरिएबल रजिस्टर का मैक्सिमम पावर कब आएगा, मैक्सिमम पावर की कंडीशंस कब आएंगी, अगर आप समझ पाओ। आप ध्यान से देखो ना, हुआ क्या, टोटल रेजिस्टेंस, अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो मेरा आंसर क्या बन रहा है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर ओमेगा एल, ये आंसर बन रहा है। यानी कि स्टेटमेंट बोल रहा हूं, स्टेटमेंट सुनना, स्टेटमेंट टोटल रेजिस्टेंस और इंडक्टर का रिएक्टेंस एक्सएल, और एक्सएल को बार बार आप देखते तो रेजिस्टेंस की ही नजर से हो, उसको भी एक्सएल को भी आप रेजिस्टेंस ही मान के चलते हो। तो इंडक्टर का रिएक्टेंस यानी कि एक्सएल और बचे हुए सर्किट का रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r प्लस कैपिटल R को बराबर करना होगा आपको। ये एक ऑब्जेक्टिव वे है, जस्ट ऑब्जेक्टिव वे, बट ये भी आसान नहीं था कि हम डायरेक्टली सोच पाते हैं। ये चीज स्ट्राइक करने वाली थी, पढ़ा तो था, पढ़ा तो सभी लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में है,
ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बताई गई थी। तो अगर वो स्ट्राइक कर जाता तो क्वेश्चन 20 सेकंड का है, नहीं स्ट्राइक, लेकिन सर लगाएं किन दोनों के बीच में, ये कंफ्यूजन हो गया। लगाएं किन के बीच में, ये कंफ्यूजन है ना आपको। सर हाँ, ये पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन होगा भी कि हम किसको किसके बराबर करें। तो ठीक है, अब तो समझ आ गया ना, हमने सब्जेक्टिव अप्रोच से दिखाया आपको, अब तो क्लियर हो गया, सब्जेक्टिव अप्रोच आने के बाद क्लियर हो गया। तो अगर मान लो एल की जगह कैपेसिटर होता तो अब आगे से कर सकते हो, मान लो एल की जगह कैपेसिटर हो तब तो कर लोगे, सब कुछ ऐसा ही होता है, सिर्फ इंडक्टेंस की जगह कैपेसिटेंस होता है यहाँ पर। तो हमारे फाइनल आंसर में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू ओमेगा एल की जगह पर 1/ओमेगा सी कर देना। अब आगे से ध्यान रखना है इस चीज को, मतलब कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को आप कहीं ना कहीं हाईलाइट कर लो, 4.138 को हाईलाइट कर लो, क्योंकि इसके अंदर आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है, नया पॉइंट आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हमेशा अपने रिवीजन बैंक में रखा करो कि आगे कभी रिवाइज करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जब हम लोग पहले ये थ्योरम यूज करते थे तो सर उसमें हम लोग ऐसा करते थे कि अननोन रेजिस्टेंस को इक्वल करते थे नेट रेजिस्टेंस को सर्किट में। राइट सर राइट बट राइट। अगर सर हाँ इसमें नहीं अगर एलसीआर हो तो सर फिर मतलब किसको किसको इक्वेट नहीं, करेंगे? हाँ जी सुति, यही मैं समझा रहा हूँ कि डीसी सर्किट में तो ये कहा गया था कि जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको छोड़ करके बाकी सबको आप इकट्ठा कर लो एक साथ। और यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने रेजिस्टेंस है उनको एक तरफ कर लो और रिएक्टेंस को अलग कर दो, रिएक्टेंस अलग कर दीजिए। मतलब अगर ये एलसीआर होता तो एल और सी को एक ग्रुप में डालो और बाकी सब रेजिस्टेंस को अलग ग्रुप में डाल दो। मतलब रेजिस्टेंस इक्वल टू रिएक्टेंस, ऐसे समझिए, रेजिस्टेंस बराबर रिएक्टेंस, ये कंसेप्ट आ रहा है इसका। आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर लेकिन सर उस कंडीशन में तो सर हमेशा एक्सेल हमारा सर आर से बड़ा होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस से। किस कंडीशन में? चलो अच्छा एक मिनट बच्चा होल्ड कर लो, ठीक है, अभी थोड़ा 10 मिनट की बात कर लेना। मेरा जो टारगेट क्वेश्चन, एक्सेल वैसे आर से बड़ा क्यों होना चाहिए, मतलब किस पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? यस सर। हाँ ऑब्वियसली एक्सेल बड़ा होना चाहिए तभी होगा। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू देखो ना आप, एक्चुअल में अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए ऊपर, ये तो आप नीचे सिंबल देख रहे हो, ऊपर के न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, एल भी दे रखा है, स्मॉल आर भी दे रखा है, ओमेगा भी दे रखा है, कैपिटल वी भी दे रखा है। तो आप कैलकुलेट कर लेना, वो एक्सेल स्मॉल आर से बड़ा ही आएगा। भाई ओमेगा 314 है और इंडक्टेंस 0.7 है, तो 314 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 आप करके देख लो कितना आएगा। 314 और मल्टीप्लाइड बाय 0.7, समझ गए आप? तो वो होगा यही, बड़ा हो जाएगा वो आंसर। क्वेश्चन बनाने वालों ने इन सबका ध्यान रखा है। हाँ 4.141 फास्ट, क्या आंसर बनेगा देखिए। इंडक्टेंस फ्री रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस फ्री रेजिस्टेंस एंड अ कॉइल विथ एक्टिव रेजिस्टेंस, ये समझ लेना यार थोड़ा सा, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। फिर से एक बार, सो एक कैपिटल आर और एक कॉइल है, उस कॉइल में इनबिल्ट रेजिस्टेंस है, कॉइल के अंदर एक इनबिल्ट रेजिस्टेंस है, एल और स्मॉल आर इनबिल्ट है उसमें, ठीक है। लेकिन स्मॉल आर दिया नहीं है विथ एक्टिव रेजिस्टेंस, कितना एक्टिव रेजिस्टेंस है वो दिया नहीं है। तो इसका मतलब हम स्मॉल आर लिख तो रहे हैं लेकिन स्मॉल आर नॉट गिवन है, दिया नहीं है आपको। हाँ रेजिस्टेंस है, ये दिया हुआ है, और इसको सप्लाई किया है इफेक्टिव वोल्टेज 220 से, 220 वोल्ट पे सप्लाई कर दो इसको। फाइंड द हीट पावर जनरेटेड इन द कॉइल, हीट पावर जनरेटेड इन द कॉइल, यहां पर भी फंस जाते हैं लोग, यहां पर भी गलती होती है। हीट पावर जनरेटेड इन कॉइल नॉट इन द सर्किट, सर्किट का हीट नहीं पूछ रहे हैं आपसे, सिर्फ कॉइल का हीट। मतलब यहां पर यानी स्मॉल आर की हीट पूछ रहे हैं, रेजिस्टेंस इन स्मॉल आर कितना है ये पूछना चाहते हैं आपसे, कॉइल का हीट। अभी तक आप जो करते थे वो सर्किट का हीट निकाल रहे थे पूरे सर्किट में, अब सर्किट के एक स्पेसिफिक पार्ट में कितनी हीट है ये पूछ रहे हैं आपसे। और क्या क्या दे रखा है इन्होंने, इफेक्टिव वोल्टेज वैल्यूज अक्रॉस द रेजिस्टेंस कैपिटल आर, यानी कि यहां पर कैपिटल आर का वोल्टेज वो है 80, ये V1 बराबर 80 है, और इस कॉइल का वोल्टेज यानी कि V2 बराबर 180 है, तो V2 इक्वल्स टू 180।
क्या करना चाहिए, है ना, किस तरीके से हम सब कुछ आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की एक अप्रोच होनी चाहिए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक प्रॉपर अप्रोच होती है, और प्रॉपर अप्रोच ये होती है कि क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है, ये सब पता हो मुझे, क्या चीज दी गई है और क्या चीज नहीं दी गई है, ये दोनों बातें मेरे को क्लियर होनी चाहिए। सर और इसे ऐसे कर सकते हैं कि सर आई मैक्सिमम निकाल, आई आरएमएस निकाले, वी आरएमएस निकाले और कॉस फाई निकाले सर। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना कि आप क्वेश्चन करने से पहले आप स्टेप तो माइंड में बनाओगे ना कि क्या क्या करना है मेरे को। हाँ, तो आप क्या क्या बोलो, फिर से बोलो, क्या क्या निकाले। सर आई आरएमएस और वी आरएमएस और कॉस फाई से सर उससे टोटल पावर निकाल लें, और सर आई आरएमएस का स्क्वायर इनटू आर करके सर वो कैपिटल आर का रेजिस्टेंस वाला निकाल लें, उससे माइनस कर दें। मतलब अल्टीमेटली आपका ये कहना है कि हम आई और फाई निकाल लें, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। यस। हाँ, ठीक है, ठीक है, यही मैं कहना कि प्राइमरी हम क्या करेंगे पहले, ठीक है, कि टारगेट है कि हम करंट निकालें और फाई निकालें, ये टारगेट है। चलो देखो कैसे पूरा होगा, कैसे पूरा होगा देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। जी उत्कर्ष। हाँ बोलो सर वॉइस ये दोनों सीरीज में सर तो करंट तो सेम ही जाएगा इन लोग में। ठीक है, वॉइस क्रैक कर रही है बच्चा। हाँ ठीक है, ठीक है सर इसमें जो करंट जाएगा तो सर वो तो सर V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू V2 अपॉन R2 कर लें, और सर उसमें वेक्टोरियली L वाली और R वाली दोनों रेजिस्टेंसेस को वेक्टोरियली ऐड कर लें, और वो सीरीज वाली कॉम्बिनेशन में जो R का रेशियो आता है सर उसके हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन अच्छा देखो, जो आप बोलो उसी को थोड़ा सा करेंगे, वही चीज लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में। सुनो, तीनों में करंट सेम जाएगा, तो हमने क्या किया, सबसे पहले करंट का एक वेक्टर प्लॉट किया तीनों में, क्योंकि सेम करंट जाना है, तो हमने आई दिखा दिया। अब कैपिटल आर जो रेजिस्टेंस है, वहां वाला वोल्टेज जिसको कि हम 80 कह रहे हैं, वो वोल्टेज है ना, वो वोल्टेज वो इस करंट की ही डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहले आप एक वेक्टर बनाओ जो करंट की डायरेक्शन में होगा, और ये 80 है, ठीक है, ये वोल्टेज, ये वेक्टर आपका 80 हो गया, जो कि V1 बेसिकली। उसके बाद जो क्वाइल है उसका वोल्टेज, यहां ध्यान से देखना, क्वाइल में एक्चुअल में एक इंडक्टर का वोल्टेज होगा और एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा। कायदे से देखा जाए तो क्वाइल में दो वोल्टेज होंगे, एक इंडक्टर का, एक रेजिस्टेंस का। तो क्वाइल का जो रेजिस्टेंस वाला पोर्शन है, क्वाइल का जो रेजिस्टेंस वाला पोर्शन है, उसका वोल्टेज तो सेम डायरेक्शन में होगा, उसका वोल्टेज सेम डायरेक्शन में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर बनाएंगे, लेकिन वो कितना होगा, है ना, वो वैल्यू कितनी होगी, तो वो वैल्यू कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर, बेसिकली ये कर सकते हो, कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर। दो वोल्टेज हो गए ना, दो रेजिस्टेंस है तो दो वोल्टेज आएंगे, और इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा वो आप 90 डिग्री पर लीड करता हुआ दिखा दो, 90 डिग्री पर लीड करता हुआ इंडक्टर का वोल्टेज। लेकिन ये जो 180 है, ये कौन सा वोल्टेज है, ये समझो आप। 180 किस चीज का वोल्टेज दिया गया है हमको, क्या ये इस इंडक्टर का वोल्टेज है, या फिर ये उस छोटे वाले रेजिस्टेंस का वोल्टेज है, या फिर इसके कॉम्बिनेशन का वोल्टेज है, एल और आर के कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन जी क्वाइल, हाँ ये क्वाइल है, क्वाइल का वोल्टेज है, और उस क्वाइल में दो चीजें हैं। पहला क्वेश्चन याद करना, कॉम्बिनेशन वाला जो मैंने किया था आज। तो इसका मतलब ये जो, और सिर्फ इंडक्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ इंडक्टेंस के वोल्टेज को आप आई मल्टीप्लाइड बाय एक्सएल करते हो, यानी कि एक्चुअल में जानते हो क्या हो रहा है कि ये आई एक्सएल और आई स्मॉल आर, इन दोनों का एक रिजल्टेंट होगा, आई एक्सएल और आई स्मॉल आर इनका रिजल्टेंट, और वो रिजल्टेंट जो आई एक्सएल और आई स्मॉल आर का होगा, इसकी वैल्यू आपको दे रखी गई है V2 बराबर 180। ये स्टेप यहां तक पहले आप देख लो, क्योंकि यहीं तक का प्रॉब्लम है सारा। ये डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैकेनिक्स का फ्री बॉडी डायग्राम, ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स का वेक्टर डायग्राम यानी कि फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम नहीं समझ आया तो पूरा चैप्टर बेकार, फिर लंबे लंबे मेथड्स आएंगे, और फेजर डायग्राम बना लिया आपने फिर आसान हो जाता है ये। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, इसको हम इसको ऐसे मान के चल रहे हैं कि कैपिटल आर, देखिए हम इसको जो एज्यूम करना चाह रहे हैं वो ये,
कि बेसिकली ये इस तरीके का सर्किट है, 2 रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है। आप इसको ऐसे मान लो, एक कैपिटल आर का रेजिस्टेंस, एक स्मॉल आर का रेजिस्टेंस और एक एल का रेजिस्टेंस, तीनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा, ऐसे मान लिया। और वोल्टेज की जब बात आई तो कैपिटल आर का वोल्टेज सेम डायरेक्शन में आई इंटू आर, छोटे वाले रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम डायरेक्शन में आई इंटू स्मॉल आर, और इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर की तरफ आई इंटू एक्सएल। हमने ये काम किया है, यही चीज मैंने राइट साइड के डायग्राम में दिखाई है आपको। और इसका जो रिजल्टेंट है इन दोनों को मिला करके, अब बेसिकली ये कॉम्बिनेशन आपका कॉइल है, स्मॉल आर और एल मिला करके, तो मुझे आई इंटू स्मॉल आर और आई इंटू एक्सएल इनका रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट होगा आई इंटू रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये वैल्यू तुमको दे रखी गई है V2 के बराबर, और आई इंटू कैपिटल आर की वैल्यू तुमको दे रखी है V1 के बराबर, ये दूसरी वैल्यू दे रखी है, ये सेकंड वैल्यू हुई। और तीसरी वैल्यू कौन सी है वो भी बता दे रहा हूं आपको, तीसरी वैल्यू कौन सी दी गई है। ये दो वोल्टेजेस जो सेम डायरेक्शन में देख रहे हो, ये 80 वाला वोल्टेज, 80 वाला वोल्टेज जो सेम डायरेक्शन में है, और ये आई इंटू स्मॉल आर सेम डायरेक्शन में है। तो इन दोनों, मतलब हम करना क्या चाह रहे हैं, अब तीनों वोल्टेज का रिजल्टेंट निकालेंगे, रेजिस्टेंस कैपिटल आर के वोल्टेज, स्मॉल आर का वोल्टेज और इंडक्टर का वोल्टेज, तीनों के वोल्टेज का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो वो आपका सप्लाई वोल्टेज बनना चाहिए 220, जिसको कि कैपिटल वी लिखा जा रहा है, यानी कैपिटल वी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए रिजल्टेंट इन तीनों वोल्टेज का। तो जब तीनों का रिजल्टेंट निकालना होगा तो पहले सेम डायरेक्शन वाले ये दो वेक्टर ऐड कर देंगे, सेम डायरेक्शन वाले, तो ये आई और रूट के अंदर पहुंच जाएगा आपका कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर और प्लस ये एक्सएल का स्क्वायर। ये आपकी तीसरी इक्वेशन हो गई, थर्ड इक्वेशन। राइट साइड पर V2 भी दिया है, V1 भी दिया है, V भी दिया है। राइट हैंड साइड के तीनों पैरामीटर गिवन है, कैपिटल V 220, V1 80, V2 180, ये तीनों दे रखा है, और कैपिटल R दे रखा है आपको 0.16। तो अननोन क्या बचे, अननोन्स क्या बच रहे हैं इसके अंदर, देख लो आप इसमें से क्या क्या चीजें अननोन है। अगर आप इन सारी इक्वेशंस को ध्यान से देखो तो जो अननोन पैरामीटर्स है क्या वो सॉल्व होंगे या नहीं होंगे, अब आप चेक कर लो यहाँ से। क्या ये क्वेश्चन आगे प्रोसीड कर सकते हो? आपको निकालना क्या है वो बता दूं आपको, इंफॉर्मेशन यूज हो गई, इक्वेशंस बन गई, निकालना क्या है ये पता होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो निकालना आपको ये है, फाइंड द हीट पावर जनरेटेड। दैट मीन्स कि टू फाइंड में अगर पूछा जाए कि हमें करना क्या है भाई इस क्वेश्चन में, तो आपको करना ये है कि आपको आई स्क्वायर स्मॉल आर की वैल्यू बतानी है। ये अब आप देख लो क्या इन तीन इक्वेशंस के थ्रू आप आई स्क्वायर स्मॉल आर की वैल्यू को निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। ये देख लो आप, क्या इन तीनों इक्वेशन से ये वैल्यू निकल सकती है कि नहीं निकल सकती है। और बड़ा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन आएगा इसका, सोल्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग आता है इसका। लगता है कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बट सब कुछ कंप्लीट है इसमें। सर निकल जाएगा। हाँ आ जाए। तो यही मैं कहना समझाना चाह रहा था कि आप कंसेप्चुअली, तो देखो मैंने कोई नया कंसेप्ट तो यूज किया नहीं है, जो कंसेप्ट पहले एग्जांपल में बताया वही कंसेप्ट एरोडो के एग्जांपल में लेके चल रहा हूँ। और मैंने पहला एग्जांपल एक स्कूल की किताब से उठाया था, आपको विश्वास मानो। हाँ, उसमें स्कूल की बुक में सिर्फ एक पार्ट था, बाकी के 4 पार्ट्स मैंने अपनी तरफ से ऐड करके उसको कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया था। चलो सर एक डाउट था सर, अगर इसी क्वेश्चन में सर इन्होंने अगर ऐसा लिखा होता कि सर जो सेकंड लाइन में लिखा है कॉइल विद एक्टिव रेजिस्टेंस, सर अगर उसके बजाय ये लोग लिखते कि इंडक्टर है और फिर से पूछते कि हीट पावर जनरेटेड इन द कॉइल, तो फिर सर पूरा सर्किट का निकालना होता। तो नहीं, तो कॉइल में भी हीट तो रेजिस्टेंस वाले कंपोनेंट में जाएगी ना। अगर कॉइल का भी हीट पूछ रहे हो आप, तो कॉइल में इंडक्टेंस वाले पोर्शन में हीट नहीं होती है, हीट तो हमेशा रेजिस्टेंस का ही होगा। मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, मैं आंसर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि क्वेश्चन नंबर सामने है, बुक सबके पास होती है, तो आप अपना देख लेना, ठीक है। एक और सिमिलर क्वेश्चन है, इसको समझो, ठीक है। अभी इसको सिमिलर, इसमें क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो कॉइल मतलब यहाँ पर L इंडक्टेंस कॉइल एंड इंडक्टेंस फ्री रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो एक L हो गया और उसके बाद एक कैपिटल R रेजिस्टेंस हो गया, ये दो रेजिस्टेंस हो गए कैपिटल R पैरेलल में। और फाइंड द हीट पावर जनरेटेड इन द कॉइल। अब भाई साहब देखो, कॉइल में हीट पावर है, इसका मतलब कॉइल में रेजिस्टेंस होगा, लेकिन यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं था। अ कॉइल
एंड इंडक्टेंस फ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये एक ऑटोमेटिक बात हो गई, खुद से समझने वाली बात है कि कॉइल में भी रेजिस्टेंस रहा होगा, तभी तो आप उसकी हीट पावर पूछ रहे हो हमसे। यानी यहाँ एल और स्मॉल आर दोनों होंगे और नीचे कैपिटल आर है, और ये हमने एक ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में लगा दिया। कॉइल एंड रेजिस्टेंस, उनमें I1 I2 की करंट है और एक मेन करंट कैपिटल I है। तीन करंट्स के बारे में दिया इन्होंने। तो कैपिटल I हमारा मेन करंट है, कॉइल वाला करंट हमारे लिए I1 है और कैपिटल R में करंट I2 है। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वोल्टेज बनाया सबसे पहले, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज कॉमन चलेगा। तो सबसे पहले वोल्टेज बना ली। अब हमने क्या किया, जब वोल्टेज बना लिया तो कैपिटल R वाली करंट को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कैपिटल R वाली करंट को ड्रॉ करेंगे। कैपिटल R वाली करंट यानी कि I2 को ड्रॉ करेंगे, और I2 वाली करंट वोल्टेज के डायरेक्शन में रहेगी। तो सबसे पहले हमने I2 प्लॉट किया, ठीक है। सबसे पहले I2, और साथ में ओम्स लॉ से इसकी वैल्यू भी रख दी साथ में, V डिवाइडेड बाय R। साथ में जो भी करते हैं वो कर लीजिए। अब इसके बाद आता है I1 का। इसके बाद I1, ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, देखना। I1 करंट L और R के कॉम्बिनेशन में जा रहा है। यहां पर LR सर्किट है, LR सर्किट। तो इस LR सर्किट में करंट कितने एंगल से लैग कर रहा होगा, मतलब I1 की बात करेंगे, अगर हम I1 की बात करें तो I1 लैग कर रहा होगा, इंडक्टेंस से तो करंट लैग करेगा, तो ये लैग कर रहा होगा वोल्टेज से। इट इज लैग बिहाइंड वोल्टेज बाय क्या एंगल, उसका एंगल फाई निकालने के लिए आप LCR वाला फॉर्मूला यूज करो, tan इनवर्स XC माइनस XL बाय R। लेकिन यहाँ XC 0 मानना, क्योंकि ऊपर वाली ब्रांच में कोई कैपेसिटेंस नहीं है, अपर ब्रांच में कोई कैपेसिटेंस नहीं है। तो जो I1 करंट ऊपर की ब्रांच में है, जिसको आप LR सर्किट कह रहे हो, I1 करंट इन द अपर ब्रांच जिसको आप LR सर्किट कह रहे हो, उसका पहले तो फेज डिफरेंस अलग से निकालना होगा। और ये बात मैंने पिछली क्लास में कही थी कि अगर दो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आप एक ब्रांच को कैलकुलेट करते समय दूसरी ब्रांच को इग्नोर कर सकते हो। मतलब जब ऊपर वाली ब्रांच LR सॉल्व हो रही है तो हम नीचे कैपिटल R को इग्नोर कर देते, और अगर हम कैपिटल R को इग्नोर कर देंगे तो ये एक बेसिक सर्किट हो जाएगा। उस बेसिक सर्किट में हम फाई निकाल सकते हैं यहां से। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो I1 करंट आप दिखाओगे वो वोल्टेज से कुछ एंगल पर दिखाओगे, यानी इस तरीके से दिखाओगे नीचे की तरफ I1 करंट, और I1 करंट फाई एंगल पे नीचे होगा, ये फाई। और ये जो फाई है ये बेसिकली ये लेफ्ट साइड की इक्वेशन से आएगा, मतलब ये आएगा tan इनवर्स XL बाई R। माइनस को वहां से हटा दिया मैंने, माइनस इसलिए हटा दिया क्योंकि ऑलरेडी हम लैग कर रहे हैं। सर स्मॉल आर होगा। हाँ जी, क्या होगा? अच्छा, हाँ सॉरी, XL बाई स्मॉल आर, वो फॉर्मूले वाला आर चला है, हालांकि यहाँ स्मॉल आर होगा। ये दो स्टेप आए समझ या नहीं आए, पहले ये देखो आप, क्योंकि अगर कंसेप्ट पकड़ लेगा ना, बता रहा हूँ कंसेप्ट, अगर आपको ये वेक्टर वाला कंसेप्ट पकड़ में आ गया कि हाँ ये बार बार एक ही चीज चल रही है, तो चैप्टर बड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। फिर चैप्टर बहुत ईजी है, अदरवाइज इक्वेशंस में उलझ जाओगे बिल्कुल। और ये जो I1 है इसको भी हम उसी फॉर्मूले से निकालेंगे यार, सीरीज LCR वाले फॉर्मूले से। ये होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रूट ऑफ XC माइनस XL होल स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमारा I1 हो गया। और ये जो I1 I2 आप देख रहे हो ना, इनका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, I1 I2 के लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के जो रिजल्टेंट होंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से I1 और I2 का रिजल्टेंट, ठीक है जी, I1 I2 का रिजल्टेंट बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम निकालना होगा। वो जब निकालेंगे यहां पर, तो वो आपका मेन करंट कैपिटल I है, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 0.9 एम्पियर, ये दे रखा है आपको। I1 की वैल्यू कितनी दी है, 0.5 एम्पियर। I2 की वैल्यू दी है 0.6 एम्पियर। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, मतलब हमारी इक्वेशंस बन गई। देखो कुल मिलाकर के हमारी सारी इक्वेशन तैयार हो गई। एक इक्वेशन ये आ गई V बाई कैपिटल R बराबर 0.6, फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन ये आ गई V डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ओमेगा L का स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू 0.5। और तीसरी इक्वेशन थोड़ी टफ है। टफ क्या है, मतलब वो थोड़ा सा एक
कंसेप्ट ऑफ वेक्टर यूज करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट ऑफ वेक्टर में दो वेक्टर फाई एंगल पर है, तो जो कैपिटल आई है उसके लिए आप पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला यूज करोगे, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos फाई वाला। तो मैंने फिर आपको हिंट की है, डिटेल्ड सोल्यूशन इसका भी नहीं दूंगा मैं, क्या करना है अब आप देखिएगा। हाँ, हीट पावर जनरेटेड इन क्वाइल निकालना है आपको। तो इसका मतलब निकालना क्या है वो बता दें आपको। हीट पावर जनरेटेड इन क्वाइल मतलब इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। इक्वेशन तैयार है हमारी, तीनों इक्वेशंस रेडी है, करना क्या है वो देख लो आपको। टू फाइंड में क्वाइल का मतलब ये ऊपर ऊपर क्वाइल है, तो I1 वाली हीट यानी कि आपको निकालना है I1 स्क्वायर टाइम्स स्मॉल आर की वैल्यू। अब आप देख लो ये कैसे आएगा, इन इक्वेशंस के थ्रू वो चीज कैसे आएगी चेक कर लो। या फिर आप ये भी निकाल सकते, हाँ I1 स्क्वायर इंटू स्मॉल आर निकालना है, आ जाएगा आंसर। अब कैसे आएगा देखिएगा आप, इसको देखिए जल्दी से। इसको करो एक बार अपने आप, जरा जल्दी से देख लो, पढ़ लो। देखो जल्दी लिख रहे हैं इसमें क्वेश्चन अभी भी। कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C एंड द कॉइल विद द एक्टिव रेजिस्टेंस, और ये सब फिर वही पैरेलल में है। मतलब ये बेसिकली एक कैपेसिटर हो गया और उसके साथ एक कॉइल है, और कॉइल में एक्टिव रेजिस्टेंस है, मतलब वो LR हो गया। तो L और R नीचे है, कैपेसिटेंस ऊपर है, इस तरीके से है। और ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्टेड है, ओमेगा है यहाँ पर कुछ। फेज डिफरेंस बता रहा है करंट फेड टू द सर्किट, मतलब कि मेन करंट और सोर्स वोल्टेज में। तो कैसे होगा देखिए, तरीका फिर से बता रहा हूं आपको। पैरेलल सर्किट में पहला काम वोल्टेज का, तो पहले वोल्टेज का वेक्टर, उसके बाद कैपेसिटर वाली करंट दिखाओ, जहां सिंगल एलिमेंट है उसकी करंट, कैपेसिटर की करंट। कैपेसिटर की करंट लीड करती है, तो हम वोल्टेज से 90 डिग्री ऊपर की तरफ एक करंट दिखाएंगे जो कैपेसिटर वाली है, करंट कैपेसिटर, और ये V डिवाइडेड बाय XC हो जाएगा डायरेक्टली। और XC और XL हमें पता है क्या होते हैं। और दूसरी करंट इस LR सर्किट वाली, LR सर्किट वाली। तो पहले तो आप LR सर्किट वाली करंट में, क्योंकि यहां पर इंडक्टेंस है, देखिए क्योंकि यहाँ इंडक्टेंस है तो ये श्योर है कि यहाँ पर करंट लैग करेगा, इंडक्टेंस है तो करंट लैग कर जाएगा। तो आप क्या करोगे, वोल्टेज से कुछ एंगल नीचे की तरफ, वोल्टेज से कुछ एंगल नीचे की तरफ एक करंट दिखाओ, जो कि करंट L और R के कॉम्बिनेशन में जाएगा। और इसको कैलकुलेट करने के लिए आप अपना बेसिक फॉर्मूला यूज करें, V बाय रूट ऑफ XC माइनस XL प्लस R स्क्वायर। और इसका ये फेज निकालने का भी बेसिक फॉर्मूला होगा, क्या, tan इनवर्स वाला, tan इनवर्स XC 0 माइनस XL और बाय R। लेकिन यहां पर मॉड लगा देना, बिकॉज फाई आप ऑलरेडी नीचे दिखा चुके हो ना, तो इसका मॉडुलस पुट करिएगा। और उसके बाद जानते हो क्या करना है, बस हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद क्या करना है ना, तुमको इन दोनों करंट्स को ऐड करना है। तो मैं एक बार ये बता दूं करना क्या है। दोनों हमें क्या करना है, IC और ILR को ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर वेक्टर को ऐड करने के लिए आप कंपोनेंट मेथड यूज कर लो, ज्यादा एडवांटेज होगा कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट मेथड यूज करने से वेक्टर एडिशन ज्यादा इजी होता है। तो उसमें क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करंट होगी और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करंट होगी, ये देख लेते हैं।
हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो करंट होगी वो बेसिकली इस ILR का कंपोनेंट होगा, इस ILR वेक्टर का एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल साइड पर। तो यहां पर कह देंगे ILR cos फाई, और वर्टिकल साइड पर जब देखेंगे तो वर्टिकल साइड पर IC ऊपर की तरफ है और इस ILR का एक डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा, तो टोटल करंट ऊपर की तरफ हो जाएगी IC माइनस ILR साइन फाई, और उसके बाद इनका रिजल्टेंट। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा ना वो मेन करंट होगा, इनका रिजल्टेंट हमारा मेन करंट है। और ये एंगल पूछ रहे हैं आपसे, ये एंगल अल्फा, क्योंकि कौन सा एंगल पूछ रहे हैं? फेज डिफरेंस, मतलब कि बिटवीन द करंट फेड, करंट फेड का मतलब रिजल्टेंट, करंट फेड मतलब रिजल्टेंट, और सोर्स वोल्टेज यानी कि कैपिटल वी। तो कैपिटल वी तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ही है, कैपिटल वी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, तो उसी हॉरिजेंटल डायरेक्शन से कितने एंगल पर टोटल करंट जाएगा ये पूछ रहे हैं आपसे, यानी अल्फा की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो इस हिंट के साथ इसको भी छोड़ रहे हैं। फाइनल आंसर आप लोग अपना लाओगे और मैच करोगे कि आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा। और चलिए लास्ट क्वेश्चन है अभी आगे, मतलब जो टारगेट था वो हो गया ऑलमोस्ट। Series LCR circuit connected across the alternating source of EMF of angular frequency omega, and for what angular frequency average power dissipated in the circuit is half of that dissipated at the resonant frequency. Last question जो है गया। तो पहले तो हम एवरेज पावर की जब बात करेंगे तो एवरेज पावर का फॉर्मूला है बेसिकली V स्क्वायर बाय, यहाँ पर जो हम रखते हैं बेसिकली, तो ये था हमारा XC माइनस XL का होल स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर, बेसिकली ये फॉर्मूला है। तो जब हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे होंगे ना, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं कि पावर, उसको R रख देते हैं, पावर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, पावर एट रेजोनेंट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब कि XC और XL बराबर, तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पर आप इसको देखिए, एक मिनट गड़बड़ हो रही है, ये वैल्यू करंट की आई है, मतलब ये टर्म हमारा करंट है, तो I स्क्वायर इंटू R, और यहाँ पर ना 1/2 भी लगेगा, यहाँ पर 1/2 भी आएगा। 1/2 क्यों आएगा? क्योंकि या तो फिर हम ये इस V को RMS मान लेते हैं तो 1/2 नहीं आएगा, इस V को अगर आप RMS मान लो तो फिर 1/2 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में XC माइनस XL को 0 कर देते हैं और ये आंसर बन जाएगा आपका V स्क्वायर बाय R, सिंपल सा। और अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर नहीं है तब क्या रिजल्ट बनेगा? अगर हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे नहीं है तब का रिजल्ट देखूं तो एट नॉन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एट नॉन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि जब XC और XL बराबर नहीं है, तब जब ये बराबर नहीं है, तो आप इस एक्सप्रेशन को ना डिफरेंट वे में देखिएगा। ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो इसको डिफरेंट वे में, पावर एवरेज बराबर, हम इस डिनोमिनेटर में से जो R स्क्वायर आप देख रहे हो ना, ये R स्क्वायर, इसको बाहर लाने जा रहे हैं, डिनोमिनेटर के R स्क्वायर को बाहर निकाल रहे हैं। तो डिनोमिनेटर के R स्क्वायर को जब बाहर लेकर के आएंगे और एक R यहाँ पर भी है और ये बाहर स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, तो ध्यान से देखना ये बनेगा क्या, एक्चुअल में ये बनेगा V स्क्वायर अपॉन R 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस XC माइनस XL बाय R होल स्क्वायर, और बाहर भी स्क्वायर, ये बनेगा। इसको चेक कर लेना, एक बार चेक कर लीजिएगा। और ये रिकॉल करना, tan फाई XC माइनस XL बाई R है tan फाई की वैल्यू, यानी डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर में क्या बना, और V स्क्वायर बाई R पावर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो कुल मिलाकर के क्या रिलेशन बन रहा, देखो इन सबको मिला दें, अब सबको मिलाओ, तो ये बन रहा कि पावर नॉन रेजोनेंट इक्वल टू पावर रेजोनेंट, और XC माइनस XL बाई R को रखो tan फाई, तो यहां पर tan फाई, tan स्क्वायर फाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई यहां पर आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर फाई का फैक्टर आ जाएगा आपके पास।
कुल मिलाकर के क्या ये ऐसा आ जाएगा इनटू cos स्क्वायर फाई। आप एक सर बार cos हाँ, स्क्वायर फाई, यस सर, ये रिजल्ट बना। यस यस सर। हाँ तो इसको लर्न कर यस सर, लीजिए, ये बहुत यस फायदे सर। के, ये बहुत फायदा देगा आपको कि नॉन रेजोनेंट पावर जो होता है वो रेजोनेंट पावर मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर फाई होता है। दैट्स ऑल, इतना याद कर लो आप। बहुत बहुत बेनिफिट होता है, काफी जगहों पर फायदा मिलता है आपको। आप देख लो क्या कह इसको रहे हैं। ऐसे भी देख सकते हैं ना सर, सर आई cos फाई जो होगा वो एक्चुअल पावर फैक्टर ऑफ सर्किट डिसाइड करेगा सर, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो आई स्क्वायर इनटू आर। ना ना, गलत रीजनिंग है वो, क्योंकि आई दोनों जगह सेम थोड़ी होगा। अब देख लो, हो गया, क्वेश्चन हो गया। At what angular frequency the average power dissipated in the circuit is half of that dissipated at resonant। मतलब नॉन रेजोनेंट पावर रेजोनेंट वाली पावर की हाफ है, तो फाई कितना चाहिए होगा आपको फिर? किसी फ्रीक्वेंसी पर पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट हाफ है दैट डिसिपेटेड एट रेजोनेंट। मतलब ये जो नॉन रेजोनेंट पावर आप देख रहे हो ये 1/2 टाइम्स पावर रेजोनेंट है, तो इसका मतलब ये फाई कितना होगा यहाँ पर? 5/2। मतलब cos स्क्वायर फाई 1/2 आ रहा है कुल मिलाकर के, तो फाई कितना हुआ फिर? cos स्क्वायर फाई 1/2 आ रहा है, इसका मतलब फाई या तो 45 डिग्री है या फिर 135 डिग्री। अब हम ये tan फाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, tan फाई वाला। तो tan फाई मतलब कि XC माइनस XL बाई आर, तो ये हो जाएगा 1/ωc माइनस ωL डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू, और फाई या तो 45 डिग्री है या फिर 135 डिग्री है, तो यहाँ पर या तो +1 बनेगा या फिर 1/ωc माइनस ωL बाई आर करके -1 बनेगा। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ पर, यानी ओमेगा के दो आंसर्स आएंगे, एक ऊपर वाली इक्वेशन से आंसर आएगा और एक नीचे वाली इक्वेशन से आंसर आएगा। दो आंसर्स मिलेंगे आपको, दो फ्रीक्वेंसीज आएंगी यहाँ पर। ये मैंने हाफ का एग्जांपल दिया है, यहाँ पर हाफ की जगह ना क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि हाफ हो। कोई कह दे 1/3 है, 1/4 है, कोई बात नहीं। हमारे को एक रिजल्ट मिल गया, हमें एक रिजल्ट ये मिल गया जो याद करना है कि नॉन रेजोनेंट frequency at non-resonant frequency, the power at non-resonant frequency is the power at resonant frequency times cos square phi। अगर मैं पूछूं कि कौन से ओमेगा पर पावर की वैल्यू रेजोनेंट पावर की 1/4 होगी, तो भाई 1/4 यहाँ तब आएगा जब cos स्क्वायर फाई आप 1/4 लो, यानी कि cos फाई 1/2 लो, यानी कि फाई 60 डिग्री हो या फिर 120 डिग्री हो। जब फाई मिल जाएगा तो हम tan फाई वाले फॉर्मूले को यूज करके और फ्रीक्वेंसीज निकालते जाएंगे, लेकिन हमेशा दो आंसर आएंगे, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि फाई की दो वैल्यूज मिलेगी। हाँ सर 4 नहीं मिलेंगे, मतलब चार सर क्वाड्रेटिक बनेगी। 4 मिलेंगी एक्चुअली, ऊपर से दो वैल्यूज मिलेंगी, बट यहाँ से मिलेंगी। नहीं 4 मिलेंगी, यहाँ से दो वैल्यूज मिलेंगी आपको और यहाँ से भी दो वैल्यूज मिलेंगी। बट वो आप क्वाड्रेटिक में क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और यहाँ से भी दो वैल्यूज में से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो आप नेगेटिव वाले को डिस्कार्ड कर दीजिएगा, नेगेटिव वाले लेते ही नहीं हम लोग, बिकॉज नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई फिजिकल मतलब नहीं है। तो ऊपर से एक पॉजिटिव आंसर, नीचे से एक पॉजिटिव आंसर, टोटल 4 आएंगे, उसमें दो ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है, मतलब फिजिकली दो होंगी, मैथमेटिकली 4 वैल्यू है। क्लियर हो गया आपको ये चीज? यस सर। ठीक है, ठीक है जी। तो चलो इतने क्वेश्चन थे, मतलब काफी क्वेश्चन हैं, अब आप कवर कर सकते हो, मतलब आपको न्यूमेरिकल में थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा, और जो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हाँ कुछ सुन लो आप।